बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। कुछ डिले हो गई बट एनसीईआरटी की पार्ट 2 क्लास 12th की फिज़िक्स की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। अभी तक हम क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 1 कर चुके हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी पार्ट 2 कर चुके हैं, क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 1 मैंने रिकॉर्डेड डाला था, क्लास 12th एनसीईआरटी पार्ट 2 भी मैं आपके लिए रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ। इसमें लगभग 50-52 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, 52 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, वही डुअल एटम न्यूक्लियाई सेमीकंडक्टर में से। और वेव ऑप्टिक्स का एज इट इज़ क्वेश्चन आपके नीट 2026 में आया था एनसीईआरटी का। तो रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट करके लेके आया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन पर्टिकुलरली, वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी तो ना करने की सोचिएगा अभी मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी। हालांकि सेमीकंडक्टर में उतने ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं, बहुत कम है, एक दो ही अच्छे क्वेश्चन हैं, दो तीन ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बट एटम्स में बहुत अच्छे हैं, न्यूक्लियाई में भी अच्छे हैं, सेमीकंडक्टर के अलावा डुअल नेचर में अच्छे हैं, रे ऑप्टिक्स में अच्छे हैं। वेव ऑप्टिक्स में कम है बट आपने देखा एज इट इज़ क्वेश्चन 2026 जो लीक्ड पेपर है उसमें आया था। आइए स्टार्ट करते हैं जोश के साथ रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी क्लास 12th। तो चलिए हमारा चैप्टर आ जाता है। अब हमारा चैप्टर है बच्चों रे ऑप्टिक्स, ठीक है। थोड़ी सी पिछली वीडियो में एनर्जी ज़्यादा थी, इस वीडियो में एनर्जी कम होगी। मुझे लगता है कि मैं नीट के लिए पढ़ाते पढ़ाते कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल ही पहुंच जाऊं एक दिन। इस बार नीट से रीनीट के बीच में मैं जितना बीमार रहा हूँ ना उतना कभी नहीं रहा मैं जीवन में, होल लाइफ बीमार नहीं रहा मैं इतना जितना मैं नीट से रीनीट के बीच में रहा हूँ। स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्मॉल बल्ब है, एक टैंक के बॉटम में रखा हुआ है और पानी 80 सेंटीमीटर तक है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। तो आपको बताना है जो सरफेस ऑफ वाटर है उसके कितने एरिया से लाइट बाहर निकल सकती है, सरफेस ऑफ वाटर के कितने एरिया से लाइट बाहर निकल सकती है। तो सुन लीजिए, हालांकि आप ये जानते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका सिर्फ एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही दे देता हूँ, आप सब कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो मैं पूरा नहीं करता, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करते हैं, क्योंकि आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको आता है क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पहले जेईई मेन में भी आ चुका है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपने एक टैंक के बॉटम में छुटकू सा बल्ब रख दिया है, ठीक है। अब बल्ब से लाइट जा रही है, तो ये जो लाइट है ना कुछ ही रीजन से निकल पाएगी। यहाँ पर मान लीजिए जस्ट टीआईआर हो रहा है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, जस्ट टीआईआर का केस है, जस्ट टीआईआर का केस है, ठीक है। ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, जस्ट टीआईआर का केस है। अगर लाइट इस एंगल से ज़्यादा एंगल पे जाएगी पानी में तो वो अंदर ही वापस आ जाएगी क्योंकि टीआईआर हो जाएगा। तो सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन से ही लाइट बाहर जा पाएगी, सिर्फ इस सर्कुलर पोर्शन से ही लाइट बाहर जा पाएगी। और ये सर्कुलर पोर्शन की रेडियस अगर आप निकालना चाहें तो निकल जाती है। ये हाइट h है, ये पी पॉइंट है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो आप जानते हैं ना जस्ट टीआईआर की कंडीशन क्या है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम जो कि एयर है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम जो कि यहाँ पर पानी है बच्चों, ठीक है। अब अगर आप टैन थीटा, ये आईसी अगर ये क्रिटिकल एंगल था तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी आईसी है, बेसिक ज्योमेट्री है ना। अब आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर टैन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, टैन थीटा आएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, और टैन थीटा होता है साइन आईसी डिवाइडेड बाय आपका कॉस आईसी, साइन आईसी बाय कॉस आईसी, ये होगा आपका आर डिवाइडेड बाय एच, ठीक है बच्चों। अब कॉस आईसी क्या होगा, कॉस आईसी होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी। तो कॉस आईसी होगा, ये आपका हो गया साइन आईसी डिवाइडेड बाय कॉस आईसी होगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी, ये बराबर हो गया आपका आर अपॉन एच। साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल 1 अपॉन म्यू है, अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर है, आर अपॉन एच। तो यहाँ से रेडियस आएगी सॉल्व करके एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। रेडियस क्या आएगी, आर इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया होगा सर्कुलर पोर्शन का पाई आर स्क्वायर, यानी पाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। बच्चों मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं डाल रहा हूँ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी 4/3 है, एच यहाँ पर 0.8 मीटर है, आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। और ये आप यहाँ तक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह भी याद रखिए, इसलिए मैंने इसे फॉर्मूले की तरह डिराइव करवाया, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की तरह सॉल्व नहीं किया। आई होप आप समझ गए, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मेरा ये बोर्ड 2019 का है, 2019 का, इसमें इस तरीके से इस PDF के अंदर और स्लाइड ऐड करके सेव करने का ऑप्शन नहीं है। मैंने बहुत कोशिश करी, या तो मुझे नहीं आ रहा, बट मुझे नया बोर्ड मेरे सेंटर पे लगा है जो कोचिंग में, वहाँ पर ये सेव हो जाती है तुरंत कितनी भी स्लाइड्स। इसमें जैसे एक बार में 20 स्लाइड ही आती हैं, 21 स्लाइड नहीं आती।
तो इंस्टीट्यूट पे एक लेटेस्ट बोर्ड लगा है, वहाँ पर हो जाता है ऐसे, बट इंस्टीट्यूट पे मेरे पास सेटअप नहीं है रिकॉर्डिंग का, लाइटिंग कैमरा उस तरह का सेटअप नहीं है, तो आपको प्लीज़ स्क्रीनशॉट से ही काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटर भी रहता है बच्चों। आप लोगों को लगता है कि सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन देख करके सोल्यूशन नहीं आता बच्चों, है ना, अपने आप सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझा तो है टीचर ने क्या बोला है, बिल्कुल ही अगर सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे बस देख लें तो देखने से नहीं होता बच्चों। A beam of light converges to a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 cm from P. At what point does the beam converge if the lens is? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, आपके री नीट के लिए, या नीट के लिए ही बोल दीजिए, री नीट क्या होता है, ठीक है, ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल, जैसे कि यूजुअली मैंने आपने अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 टॉपिक्स जिसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है टॉप 400 क्वेश्चंस, तो जो टॉप 400 क्वेश्चंस हैं उसके अंदर टॉप 45 टॉपिक्स फॉर नीट हैं। टॉप 45 टॉपिक्स मैंने कैसे बनाए, 28 चैप्टर निकाले, उनकी मैंने लिस्ट बनाई, टॉपिक हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी में 10 सालों के अंदर कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया है, कौन सा टॉपिक कम पूछा गया है, उसके बेसिस पे टॉप 45 टॉपिक निकाले। मान लीजिए फिजिक्स में 100 टॉपिक्स बनते हैं तो ऊपर के टॉप 45 टॉपिक्स ले लीजिए जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, और उसकी मैंने आपके लिए सीरीज़ बना दी। तो उसमें एक सीरीज़ में एक टॉपिक है लेंस, तो लेंस का क्वेश्चन 99.9% नीट में आता है, लेंस आ रहा है, प्रिज्म आ रहा है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाता है, तो 3 क्वेश्चन यूजुअली रे ऑप्टिक्स में से आ जाते हैं। इस बार नहीं आया था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बट पिछले साल आया था, है ना, और लेंस भी आता है, प्रिज्म भी आता है, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सवाल मैं इस वीडियो के अंदर आपको 5 या 6 न्यूमेरिकल कराऊंगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये 6 क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और ये क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखा देंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि एक ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक बीम ऑफ लाइट आ रही थी, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी और वो कहीं पी पॉइंट पे मीट, मतलब पी पॉइंट पे वो बीम ऑफ लाइट मीट कर रही है, ठीक है, परफेक्ट है। अब इस बीम के रास्ते में पहले पार्ट के अंदर हमने, इस बीम के रास्ते में पहले पार्ट के अंदर हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। बीम के रास्ते में हमने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बोलना है कि बीम कहाँ कन्वर्ज होगी बीम कहाँ कन्वर्ज होगी, वेयर विल द बीम कन्वर्ज, ठीक है, ठीक है, तो बीम कहाँ कन्वर्ज होगी, तो जो पी पॉइंट है एक्चुअली में, पी पॉइंट अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ से रेज डाइवर्ज करती हैं, इंसिडेंट रेज डाइवर्ज करती हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट होता है, पर जहाँ पर इंसिडेंट रेज अपीयर टू मीट या अपीयर टू कन्वर्ज, वहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप +12 लेंगे, लेंस की फोकल लेंथ आपकी 20 है, फॉर्मूला रहेगा 1/f = 1/v - 1/u इंडीड। यहाँ से v की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ 16, तो आपने क्या करा, जो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट थी उसके रास्ते में एक कॉन्केव लेंस रख दिया जिसकी फोकल लेंथ ऑब्वियसली यहाँ पर हम -16 लेंगे जब कन्वेंशन लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट आ रहा था और लेंस की एब्सेंस में वो बीम ऑफ लाइट, लेंस की एब्सेंस में वो बीम ऑफ लाइट पी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती, बट क्योंकि आपने लेंस भी रख दिया है तो अब ये कहीं और मिलेगा, तो वो कहाँ पे मिलेगा आपसे ये पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है इस साइड, इस केस में पास में कन्वर्ज होना चाहिए और उस केस में दूर कन्वर्ज होना चाहिए। तो जो पी पॉइंट का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर है और ये एक्चुअली में पी पॉइंट अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट +12, फोकल लेंथ हो गई -16, ठीक है, -16, 1/f = फॉर्मूला है 1/v - 1/u, 1/f = 1/v - 1/u फॉर्मूला हो गया। आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के धांसू क्वेश्चन आ गए हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के सवाल है उनका कोई तोड़ ही नहीं है, उनका कोई जवाब ही नहीं है, मतलब ये एनसीईआरटी के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लगातार क्वेश्चन लगा दिए हैं मैंने, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। चलिए तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस करते हैं, शुरू कर देते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से। हमने सेकंड तो कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सवाल आपके सामने। तो क्वेश्चन है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, पहला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, और एक आईपीस है जिसकी फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर, तो आईपीस की फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेपरेटेड बाय 15 सेंटीमीटर, दोनों लेंस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो दोनों लेंस के बीच की दूरी है 15 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, आप एक ऑब्जेक्ट को रखें
जिससे कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, रफ डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आपका, यहाँ पर आपका आईपीस लेंस होगा, ठीक है, आईपीस लेंस है। आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहीं पर और ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो ये बन गई, ठीक है। और आईपीस लेंस फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना दे रहा है डायग्राम बच्चों, ठीक है ना, प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। तो ये जो है ना फाइनल इमेज हमें चाहिए 25 सेंटीमीटर पे। अब वो वहीं पर बन गई, डायग्राम अच्छा नहीं बना है, होप यू डोंट माइंड, बट चलिए एनीवेज इफ़ यू माइंड तो रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं ना, एक्चुअल नहीं बना रहा। तो फाइनल इमेज आपको चाहिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आईपीस लेंस से, ठीक है, परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर डेटा लिखना है। डेटा कैसे लिखना है, ये जो है ना, ये डिस्टेंस जो है वो आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज डिस्टेंस है, ये आईपीस लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी है। अब यहाँ पर आपको डेटा लिखना है। डेटा कैसे लिखना है देखिए, आप ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में जो जो चीज़ें जानते हैं वो लिख दीजिए, और आप फिर आईपीस लेंस के बारे में जो जो चीज़ें जानते हैं वो सब लिख दीजिए। ओके, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बारे में जो भी चीज़ें आप जानते हैं वो लिख दीजिए। क्या क्या जानते हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के बारे में तो बस इतना ही जानता हूँ मैं कि फोकल लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ना इमेज का डिस्टेंस पता है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि क्वेश्चन मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि लेंस के लिए मेरे पास सिर्फ लेंस फार्मूला होता है और कुछ होता नहीं है। अब लेंस फार्मूला अगर मुझे लगाना है तो मुझे एफ, यू और वी में से कोई 2 चीज़ें चाहिए। अब यहाँ तो एक ही चीज़ है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को भूल जाइए, अभी आप बाद में सोचेंगे। अब आईपीस पे आइए, आईपीस लेंस ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। यहाँ आईपीस की फोकल लेंथ 6.25 है। क्या क्वेश्चन में बताया है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, तो ए पार्ट के अंदर बोल रहे हैं कि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। तो क्लियरली हमें समझ आ गया कि आईपीस लेंस इमेज जो बना रहा है वो -25 पे बना रहा है। तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। मैंने कैसे सोच लिया है, मैंने बोला कि मैं अब सिंपल लेंस फार्मूला लगाऊंगा आईपीस लेंस के लिए, 1/f इज 1/v - 1/u। उसके बाद में u निकल आएगा कि आईपीस लेंस से ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है। अब क्योंकि इनके बीच की टोटल दूरी क्वेश्चन के अंदर 15 सेंटीमीटर थी, तो अगर मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा तो 15 में से माइनस करके vo आ जाएगा। 15 में से माइनस करके जब vo आ जाएगा तो vo आ गया, fo आ गया, फिर uo निकल आएगा। और uo ही तो पूछा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो आ जाइए, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ जहाँ तक मैक्सिमम सॉल्व करते हैं। 1/f इज़ 1/v - 1/u आपका फॉर्मूला है। 1/f हो गया 6.25 -1/25 -1/ue -1/25 -1/6.25, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेते हैं तो ue कितना आएगा देख लीजिए, 1/ue। एलसीएम तो 25 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 और वो आ जाएगा 4, -1 - 4। तो ऑब्जेक्ट की दूरी -5 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, सही लग रहा है। तो आईपीस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है, -5 तो बस ये बता रहा है लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर टोटल 15 था, ये वाला पार्ट 5 है, तो ऑब्जेक्टिव से उससे जो इमेज बनी है उसकी दूरी 15 में से 5 माइनस करने पे 10 आ जाएगी। ये जो दूरी है, ये दूरी इसकी जो इमेज बनी है वहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अब इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/fo 1/vo - 1/uo। fo आपका 2 है, vo आपका 10 आया है, uo आपको निकालना है। uo जो निकलेगा ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी ही क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन में पूछा भी यही था। तो आई होप आप समझ गए कि uo निकालना है, बस आपको यहाँ से uo जो आएगा वो आंसर है आपका, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिक देखिए, अनलेस वो क्वेश्चन ऐसा दे रहे हैं, मैग्नीफिकेशन निकालना है और वो डेटा ऐसा दे रहे हैं जिसमें कि फॉर्मूला नहीं लगता है, अगर वो डेटा ऐसा दे रहे हैं जिसमें फॉर्मूला लगता है तभी फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, वो L/FO × 1 + D/FE वाला जो फॉर्मूला है वो अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है एक्चुअली में। तो एक्चुअली वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहिए अनलेस कि उन्होंने डेटा ही ऐसा दिया है कि FO और FE दिया है, D दिया है और L दिया है कि आप कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते।
अदरवाइज जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, उन्हें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से यूज़ करते सॉल्व करते हैं कि पहले लेंस से जो इमेज बनी है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और दूसरे ने फाइनल इमेज कहाँ बनाई है। ठीक है, आइए देखिए। तो पिछली वीडियो के मुकाबले आपको ये उसका ऐसा लग रहा होगा कि उसे 0.25x पे कर दिया गया है, तो थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल कम है बच्चों, आप आई होप यू डोंट माइंड, आप इसे 1.5x 2x पे देख लीजिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो तो मैंने ही 2x पे रिकॉर्ड कर दी थी आपके लिए, मैं ही 2x पे बोल रहा था, 2 घंटे में अराउंड 60 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिए थे। आज थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन है बच्चों। देखिए बी पार्ट करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। ठीक है, राइट। अच्छा, मैग्नीफिकेशन निकालनी थी ना, पहले केस में मैग्नीफिकेशन में निकालनी थी, तो वो यही होती है प्लस वी ओ माइनस यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, और यही फॉर्मूला सही होता है क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को लगभग फोकस पे रखोगे, इमेज इन्फिनिटी पे बननी चाहिए ना कि एल पे बननी चाहिए, तो वो एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो ठीक नहीं है फॉर्मूला, वो अलग बात है कि अब यूज़ करना पड़ता है तो पढ़ना पड़ता है, बट अगर नॉर्मली आप मतलब नहीं यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। दूसरे केस में वही फॉर्मूला, दूसरे जो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है तो वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई एफ ई होता है। सुनिए अब सेकंड पार्ट पे आइए, बी पार्ट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए, तो इसका ये मतलब है बहुत सिंपल कि जो ये अपना आई पीस लेंस है उसने अपनी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना दी है, उसने फाइनल इमेज इन्फिनिटी बना दी। रफ डायग्राम बच्चों, ठीक है, इसको माइंड मत करिएगा, इतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर डायग्राम बनाया जाए। ठीक है, तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो फिर तो आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया, सिंपल है। आई पीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? फिर तो 6.25 ही है, क्योंकि पहले लेंस ने इमेज अगर ऑब्जेक्टिव के फोकस में बनाई होगी, सॉरी आई पीस के फोकस में बनाई होगी, तभी तो आई पीस फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बनाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज आई पीस के फोकस पे बनाई होगी तभी तो आई पीस उसे इन्फिनिटी पे बनाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया, आई पीस के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आ ही गया, माइनस 6.25 सेंटीमीटर आ गया भाई। अब वी ओ कैसे निकलेगा? टोटल 15 में से यू ई माइनस करिए, माइनस मतलब मॉड माइनस करना है, तो वी ओ का मॉड प्लस यू ई का मॉड एक्चुअली में 15 है, तो मॉड वी ओ, यू ई कितना है? 6.25। ठीक है, तो ये वी ओ आ जाएगा 8.75, वी ओ कितना आ जाएगा? 8.75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ऑब्जेक्टिव लेंस पे आ जाइए, ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्या होगा देखिए, तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे होगा 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। ठीक है, तो 1/FO कितना है? 1/2, VO कितना है? 8.75, UO आप निकाल लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आपके हिस्से का काम है, एलसीएम ले लीजिएगा। और मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है तो उसका फॉर्मूला होता है प्लस में VO माइनस UO इंटू में D/FE। ठीक है बच्चों, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन छोड़ के जाने की गलती करिएगा ही मत, क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इससे अच्छे सवाल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए आप कर लेंगे बच्चों, है ना, आ जाइए। टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस में, ये थोड़ा धीरे हो पाते हैं क्वेश्चन सॉल्व, बट बढ़िया है सवाल, आगे वो कॉम्पनसेट हो जाएगा वहाँ पर रे डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन में ना, वो जल्दी कर देंगे हम क्वेश्चंस। चलिए, तो अ पर्सन विद अ नॉर्मल एज नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm। तो देखिए डेटा क्या है, पहली बात तो माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 0.8 सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही है। कैन ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट एट, तो 9 mm, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 9 mm मतलब 0.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन शार्प फोकस मतलब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है, मतलब 9 mm पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को ऐसा माइक्रोस्कोप शार्प फोकस में ला रहा है, इसका मतलब है फाइनल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, अब कह रहे हैं व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, तो ये क्वेश्चन आसान है, इसको समझिए कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन को ना आप एक बार इसकी कहानी को समझ लीजिए कि कहानी क्या करनी है। तो आपके पास दोनों केसेस में लेंस के कुछ डेटा जरूर गिवन होगा, आपको लेंस के दोनों लेंस के लिए दो चीज़ें गिवन होंगी आइडियली। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आई पीस लेंस है, परफेक्ट है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आई पीस लेंस है। अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये U0 हो गया, इससे कुछ इमेज बनी होगी, ये इमेज हो गई V0, ये इमेज क्या हो गई यहाँ पर V0। ठीक है, उसके बाद में ये
यू ई हो गया, यू ई, ठीक है। उसके बाद में फाइनल इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन पे बन रही है। ये तो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बीइंग इन शार्प फोकस का मतलब होता है फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, है ना, सॉरी फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और अगर बोलेंगे कि ऐसी इमेज बन रही है कि आंखों पे लेस स्ट्रेस पड़ रहा है, लीस्ट स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इसका मतलब फाइनल इमेज इन्फिनिटी में बन रही है। शार्प फोकस मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, शार्प फोकस मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और बोलेंगे कि आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ रहा है, तो इसका मतलब फाइनल इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ओके, राइट, परफेक्ट है, समझ गए आप। तो देखिए अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन में आपको निकालना है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब, इसका मतलब आपको एल निकालना है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा तो भी काम बन जाएगा, या आप खुद कर लेंगे। देखिए, तो पहले आप ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाइए। थोड़ा वीडियो को छोटा भी रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है रे ऑप्टिक्स वाले। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर आप लेंस फॉर्मूला लगाते हो तो यू हैव द डेटा 1/FO 1/VO -1/U। तो फोकल लेंथ तो 0.8 है, इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आपका -1/0.9। तो यहाँ से VO निकल आएगा। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ने कहाँ इमेज बनाई वो आपको पता लग चुका है। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आप कर लीजिएगा। 7.2 आएगा शायद, है ना, देख के ही समझ आ रहा है। ठीक है, आई पीस में आ जाइए। अब आई पीस लेंस के लिए क्या करना है? आई पीस लेंस के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट है, 1/FE इज़ 1/VE माइनस 1/UE। सही है। तो आई पीस की फोकल लेंथ कितनी थी? 2.5 थी। अब शार्प फोकस का मतलब आपको मैंने बता दिया, इमेज बीइंग फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इमेज डिस्टेंस आई पीस के लिए -25 है। आई पीस के लिए इमेज डिस्टेंस -25 है। तो यहाँ से आप देख लीजिए 1/UE आएगा आपका 1/2.5 + 1/25। ठीक है, वन बाई एफ इज 1/V माइनस 1/U। VE -25 है बच्चों, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, है ना, रुकिए। ये 1/2.5 + 1/25, उधर -1/UE, एक माइनस इग्नोर कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप 25 एलसीएम ले लीजिएगा, 10 + 1 आ जाएगा, है ना, -1/UE। तो UE यहाँ से -25/11 आ जाएगा। और यहाँ से आप निकालेंगे ना तो VO मेरे ख्याल से 7.2 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो अब आपको लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब निकालनी है। तो क्या होगा? दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या है? जो भी VO आया है उसका मॉड लेना है। वैसे वो पॉजिटिव ही आया होगा, UE हमेशा नेगेटिव आया होगा तो UE का भी मॉड लेना है, क्योंकि लेंथ मतलब दोनों लेंस के बीच की दूरी है, तो वो कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। सिंपल बच्चों, है ना। तो ये माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है आपको बेसिकली। आइए, अरे अगली बार से मैं स्क्रीनशॉट का टाइम दूंगा बाल को, रुक जाइए। स्मॉल टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव जिसकी फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर है। तो FO है 144, FO है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, और आई पीस की फोकल लेंथ है आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और व्हाट इज़ द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो हम फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तो वो आसान होता है, ठीक है, वैसे मेंशन ही होता है हमेशा। दूसरा क्या होता है कि नॉर्मल और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में से हमेशा हम नॉर्मल एडजस्टमेंट को प्रेफर करते हैं, भले ही मैग्नीफाइंग पावर कम आए तो भी, क्योंकि आंखों पे लेस स्ट्रेस पड़ता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। तो मैग्नीफाइंग पावर आप जानते हैं, अगर मॉड लिया जाए सिर्फ तो FO/FE, वैसे -FO/FE होता है। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब मॉड FE होता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दीजिएगा, ये कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो क्या ही करेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेके। चलिए आ जाइए, मोस्ट इजी सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल किसी भी एग्जाम के लिए। टेलीस्कोप का ये सवाल अनकन्वेंशनल सवाल है और नॉर्मली बच्चा इसे देख करके नहीं कर पाता है, बट इसे जब मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा तो ये क्वेश्चन आपको लगेगा ये क्या है सर, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो 8th 9th का सवाल है। तो एक जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है एक ऑब्जर्वेटरी में जिसकी फोकल लेंथ 15 मीटर है। एक जायंट टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 15 मीटर है, बोल ही रहे हैं जायंट है। ठीक है, आई पीस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप? ये पहले पार्ट पे मत जाइए, पहला पार्ट ईजी है, दूसरा भी ईजी है बट अलग है बस। मैग्नीफाइंग पावर FO/FE होता है, प्लस FO/-FE या -FO/FE जो भी। ठीक है,
तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि रियल इमेज इन्वर्टेड होती है फाइनली। और हालांकि स्वर्गीय ऑब्जेक्ट्स के लिए इन्वर्टेड इमेज का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि गोल होते हैं ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो 1500/1 है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर -1500 या मैग्नीट्यूड में 1500 हो गई। चलिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, ये बहुत ईजी था, इसका कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं लेगा। बी पार्ट है इसका बी पार्ट है कि अगर इस टेलीस्कोप की मदद से हम चंदा मामा देख रहे हैं, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखिए मून है, अब आपने बचपन में कभी किया हो या नहीं किया हो, लेंस से आपने कागज़ जलाया तो हुआ क्या कि सन की सारी रेज वो फोकस पे, लेंस के फोकस पे इकट्ठी हो गई, या किसी बंदे के हाथ पे किया, हाथ गर्म लगने लगा उसे, तो हम मून की भी इमेज बना सकते हैं ऐसे, है ना। ठीक है, अब ऐसे क्या होता है, ये मून है, मान लीजिए मून है, ठीक है, ये मून है, अब ये लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये कौन सा लेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपने मून की इमेज बना ली, मून की इमेज बना ली, ठीक है, मून की इमेज बना ली, परफेक्ट है। अब मून की जो ये मून का डायामीटर d मान लीजिए, और मून की जो इमेज बनी है उसका डायामीटर स्मॉल d मान लीजिए। ये लूनर ऑर्बिट की रेडियस r हो गई, और क्योंकि मून इन्फिनिटी पे ही है, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक्चुअली में इमेज अपने फोकस पे बनाएगा, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ही हो गई। ठीक है, ये एंगल θ1 है, ये एंगल भी θ2 मान लीजिए, बट क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, तो यहाँ पर आप θ1 को और θ2 को इक्वल कर दीजिए। थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, अब d को आप आर्क मान लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ पर भी लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो अब आपके पास डेटा सारा गिवन है, आपको बस स्मॉल d निकालना है, जो इमेज बनेगी मून की उसका डायामीटर क्या होगा, है ना। तो कैपिटल D है, डायामीटर ऑफ मून कितना है, 3.48 10⁶। नाउ रेडियस ऑफ लूनर ऑर्बिट क्या है, 3.8 इंटू 10⁸। स्मॉल d आपको निकालना है, FO आपका 15 है। ठीक है, ये डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ द मून, जिसे आप स्मॉल d बोलते हैं, वो निकल आएगा यहाँ पर। तो देखा आपने, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था टेलीस्कोप के क्वेश्चन में, बट कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा था, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन MCQ में आ जाता है तो बच्चा अटक जाता है कि यार क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, टेलीस्कोप के क्वेश्चन में करना क्या था, करना कुछ भी नहीं था। आइए, तो ये आपका न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसको मैं डिराइव नहीं करता, इसके लिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। तो एक स्क्रीन प्लेस्ड है 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस बार 2026 के बोर्ड के पेपर में भी आया था ये, है ना। तो ये स्क्रीन है, दिस इज़ अ स्क्रीन, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट, परफेक्ट है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट पोजीशन, जिनको 20 सेंटीमीटर से सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर याद रखिए कि हमने क्वेश्चन क्या होता है, इसको लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड या न्यूटन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। आप सब ने कोचिंग्स में कर लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार को बस बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, डिराइव मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पोजीशन 1 है, आपने इस लेंस को इस पोजीशन पे रखा, ठीक है, और ये दूरी आप x1 मान लीजिए। तो आपने देखा कि शार्प इमेज आपकी ऑब्जेक्ट की आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन हो गई। ठीक है, शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, फिर आपने क्या करा कि इसी लेंस को उठा के एक और पोजीशन पे रखा, पोजीशन 2 पे। ऑब्जेक्ट से इस लेंस की दूरी x2 है, मान लीजिए ये दूरी स्मॉल d है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी आपकी कैपिटल D है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D, सही है। तो याद रखिए यहाँ पर एक कंडीशन आती है कि x1 और x2 इंटरचेंजेबल होती है पोजीशंस, ये इनकी वैल्यू कैपिटल D के बराबर आती है, और x2 और x1 का डिफरेंस जो है वो स्मॉल d आता है। अगर आप यहाँ पर पहली पोजीशन के लिए लेंस फार्मूला लगाएं, दूसरी पोजीशन के लिए लेंस फार्मूला लगाएं, तो पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन पे लेंस फार्मूला लगा के हमें ये कंडीशन ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, मैंने जस्ट डायरेक्टली लिख दिया आपके लिए। ठीक है, फिर आप दोबारा से x1 x2 की वैल्यू डाल के लेंस फार्मूला लगाते हैं, तो फोकल लेंथ आती है कैपिटल D का स्क्वायर स्मॉल d का स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स कैपिटल D। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी 90 है, कैपिटल D, स्मॉल d लेंस, दोनों लेंस की पोजीशन के बीच में दूरी आप समझ चुके हैं 20 है, 4 टाइम्स कैपिटल D। तो यहाँ से आपकी लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चों। दोनों केस में अगर मैग्नीफिकेशन पूछी जाए तो आप जानते हैं कि दोनों केस में जो मैग्नीफिकेशन है उसका प्रोडक्ट एक्चुअली में 1 है। तो पहले केस में
ये x1 है, ये x2 है ना। तो x1 और x2 का सम d के बराबर है। तो एक्चुअली में यहाँ से नापोगे तो ये x2 आ जाएगा और यहाँ से नापोगे तो ये x1 आ जाएगा। ये इंटरचेंजेबल पोजिशंस हैं। तो पहले केस का मैग्नीफिकेशन v/u x2/x1 है ना, और इसको आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। मैंने तो पॉइंट बनाया, बट ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ हो सकती है। दूसरे केस का मैग्नीफिकेशन v/u, तो वो x1/x2 हो जाएगा। तो फिर से इसको हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो x2/x1 और x1/x2 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएगा। तो एक्चुअली में h1/ho इंटू h2/ho 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट √h1h2 आ जाएगी। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके का। इसको लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड ही बोलते हैं कि भाई ये बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी फिक्स है और ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में कॉन्वेक्स लेंस की दो डिफरेंट पोजीशंस पे शार्प इमेज मिली स्क्रीन पे, और मान लो एक केस में हमें जो इमेज मिली उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर मिली, दूसरे केस में जो इमेज मिली उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर मिली। बताइए ऑब्जेक्ट की नीडल की हाइट क्या है? तो फॉर्मूला हो गया √h1h2। ऑब्वियसली ये एनसीईआरटी के अंदर पूछा नहीं गया था, मैंने कर दिया आपके लिए। एनसीईआरटी में तो बस इसकी फोकल लेंथ पूछी थी जो मैंने डिराइव करके नहीं दिखाई है आपको। अब आपके पास समय कम है पेपर से पहले, तो आप फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं इसे। भैया बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। देखिए रे ऑप्टिक्स के ये 9, 10 ये टावर वाला क्वेश्चन, एक ही आपका सुशुद्ध सौम्य शीतल जल वाला क्वेश्चन, एक ये जॉगर एनसीईआरटी बैक जो है, सॉरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका 3 लेंस वाला क्वेश्चन। ये रे ऑप्टिक्स के 14 क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, सुपर ब्यूटीफुल क्वेश्चन है चारों, ये 14 के 14 सुपर ब्यूटीफुल सवाल। इनसे बढ़िया सवाल मार्केट में नहीं है। आ जाइए 8वां क्वेश्चन देख लीजिए रे ऑप्टिक्स का। पेशेंटली पढ़ना पड़ेगा आपको, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, टाइम लेते हैं। एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30 कैपिटल X इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है कि आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन किया 30x का, मतलब टोटल मैग्निफिकेशन 30x है, 30 टाइम्स जूम हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और आईपीस की फोकल लेंथ दे रखी है। अब वो बोल रहे हैं हाउ विल यू सेट अप दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। का मतलब है आप ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच की दूरी कितनी रखेंगे। तो एक तो तरीका वही है कि मैग्निफिकेशन L/FO 1 + D/FE ले लीजिए, सीधे L आ जाएगा एक ही बार में। लेकिन एक्चुअली में वो फॉर्मूला सही नहीं है, क्योंकि उसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाइए कि ऑब्जेक्ट लगभग फोकस पे रखा हो तो इमेज L पे बनेगी। अब वो L पे भी बन सकती है, 10L भी वही होगा, 50L भी वही होगा, 100L भी वही होगा, इन्फिनिटी भी वही होगा। तो इसलिए थोड़ा सा वो फॉर्मूले में एरर है। तो इसलिए मैं आपको एक्चुअल में इसका सोल्यूशन करके दिखाता हूँ जो एनसीईआरटी में कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो ये एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी इमेज बनाई, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने उसकी इमेज बना दी, परफेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है वो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये भी ठीक है। तो वो आईपीस लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, परफेक्ट है। तो इसे अब आप आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करवा दीजिए। ये बन गई इमेज, ए भी ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इमेज बन गई आपकी A', B'। अच्छा, अब हाउ विल यू सेटअप दी माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में मैं मान लेता हूँ फाइनल इमेज यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है, ठीक है। यूजुअली बाय डिफ़ॉल्ट हम माइक्रोस्कोप वाले केसेस में लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ले लेते हैं, और टेलीस्कोप वाले केस में अगर इमेज बनाते हैं तो वो इन्फिनिटी वाला केस ले लेते हैं हम, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मेंशन होना चाहिए, बट चलिए कोई बात नहीं, हमने अपने आप ही एज्यूम कर लिया। कुछ तो एजम्पशन करके करना पड़ेगा ना सॉल्व। एनसीईआरटी में थोड़ा ऐसे ही गिवन होता है क्वेश्चन कई बार। A' B' आपकी फाइनल इमेज बन गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे इमेज की दूरी क्या है, और जो आईपीस लेंस है उससे ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है। बेसिकली आपसे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब पूछा गया है, मॉड में VO और मॉड में UE, इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। ओके, परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम UE निकाल सकते हैं, क्योंकि आईपीस लेंस के लिए हमारे पास ज़्यादा डेटा होता है। हमें आईपीस लेंस के लिए फोकल लेंथ गिवन ही होती है, और आईपीस लेंस एक्चुअली में फाइनल इमेज कहाँ बना रहा है ये भी गिवन होता है। तो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर एक्चुअली में प्रेजेंट है वो निकालना बेहद आसान होता है। तो देखिए क्या होगा। अब आईपीस लेंस पे आ जाइए आप। तो आईपीस लेंस के लिए क्या होगा, तो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर,
और इमेज कहाँ बन रही है आई पीस की, -25, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, सही है, ठीक है ना। तो अगर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u यूज़ कर लेते हैं, सही है। तो 1/5 माइनस 1/25 माइनस 1/u यूज़ कर लिया, तो 1/5 प्लस 1/25 माइनस 1/u, तो 25/6 आ जाएगा u ना, u आ जाएगा माइनस का 25/6, सही है। तो ये निकला है, बस अब सारा खेल है वीओ निकालने का, वीओ कितना है वो निकालना है, उसके बाद बस ये निकालना है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। तो यू ही आ चुका है -25/6, इसको भी रहने देते हैं और फिर समझते हैं कि आगे क्या करा जा सकता है, ठीक है। डन बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे का पार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है, देखिए आप ऑब्जेक्टिव लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस में आप सबसे पहले देखिए कि दोनों की मैग्नीफिकेशन मिला के -30 थी, MO इंटू ME -30 था। -30 तो आप जानते हैं क्योंकि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो इन्वर्टेड ही बन रही है ना, तो फाइनल मैग्नीफिकेशन तो नेगेटिव ही आएगी। ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन और आई पीस के मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट -30 है। आई पीस का मैग्नीफिकेशन दो तरीके से निकलता है, आई पीस तो बनाता ही वर्चुअल इमेज है, तो अगर आई पीस वर्चुअल इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है तो आई पीस का मैग्नीफिकेशन D/FE, और अगर आई पीस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है तो 1 + D/FE, इसके अलावा तो कुछ यूज़ नहीं करते हम कॉन्सेप्ट, सही है। तो MO इंटू, अब यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है तो 1 + D/FE, और ये आपका -30 के बराबर। तो MO इंटू 1 + D कितना है 25, फोकल लेंथ कितनी है 5, तो 25/5 आपका -30 है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन बेसिकली -5 है, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन आपका बेसिकली -5 है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला F - V/FP होता है, ठीक है, ये आपका -5 है, ठीक है। 1 - V/F फॉर्मूला होता है ना, आप जानते हैं ना, V/U भी होता है, F - V/F भी होता है, F/F + Q भी होता है, तो मैंने ये यूज़ कर दिया, 1 - VO/FO यूज़ कर दिया, -5, ठीक है। तो 1 + 5 इज़ VO/FO, तो यहाँ से VO FO कितना था 1.25 × 6, तो VO यहाँ से 7.5 आ जाएगा, VO यहाँ से 7.5 आ जाएगा। तो हाउ विल यू सेटअप द माइक्रोस्कोप, आई विल सेटअप द माइक्रोस्कोप इन दिस वे, दोनों लेंस के बीच की दूरी 7.5 + 25/6 रखूँगा, दोनों लेंस के बीच की दूरी मैं इतना रखूँगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए, नोट कर लीजिए बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑब्वियसली। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, FO दे रखा है आपको, FE दे रखा है, ये आप कर लेंगे। FO आपका है 140 और FE है 5 सेंटीमीटर, है ना, आई पीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, परफेक्ट है। उसके बाद क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में चाहिए तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो FO/FE -FO/FE, और दूसरा नियर पॉइंट में -FO/FE इंटू में 1 + FE/D, ठीक है बच्चों, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, इसका डेटा हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो यही वाला यूज़ करना होगा मेरे ख्याल से, FO 140 और FE5 ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं ना। क्वेश्चन वो जब टाइप हुआ तो ध्यान नहीं दिया, ऊपर वाला लिया नहीं होगा, नंबरिंग चेंज कर दी ना, FO को 140 ले लेते हैं, है ना, और FE को 2.5 ले लेते हैं, 2.5 था, FE क्या था, नहीं 5 था, FE 5 था, FE को 5 ले लेते हैं, ठीक है। आप सॉल्व करते हैं, चलिए ये डेटा लेकर के हमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इन्होंने बोला है कि एक टेलीस्कोप एनसीईआरटी में तो लगातार लाइन में होता है ना क्वेश्चन, तो एक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर ले लेते हैं और आईपीस की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे लेंस, ऐसे टेलीस्कोप से हमने एक 100 मीटर टॉल टावर देखा 3 किलोमीटर अवे, तो हाइट ऑफ इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये क्वेश्चन वो है जिसपे फॉर्मूला नहीं लगता, ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो जिसमें आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट और लॉजिक से सॉल्व होते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस ले लिया, और उसकी थोड़ी दूर पे फिर आई पीस लेंस है, ओके। मुद्दा अब ये है कि वो कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी पे
100 मीटर की हाइट पे 100 मीटर की हाइट का एक टावर है। तो एक टावर है 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और टावर की हाइट है 100 मीटर, टावर की हाइट है 100 मीटर, ठीक है। फाइनल इमेज आपकी फोकस पे बनेगी ना ऑब्जेक्टिव के। अब आप इसके लिए लेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोई भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है ना यहाँ पर, क्योंकि आपने जो टेलीस्कोप के फॉर्मूले किए हैं उसमें तो रेज इन्फिनिटी से आती थी और फोकल प्लेन में कन्वर्ज होती थी ना। अब यहाँ तो आप 3 किलोमीटर दूरी पे एक 100 मीटर की हाइट का टावर देख रहे हैं ना। तो बेसिकली लेकिन लॉजिक क्या है, अगर फोकल लेंथ का 10 गुना भी हो, इसको हमने फिलहाल के लिए 140 सेंटीमीटर ले लिया है ना, ठीक है। फोकल लेंथ मैं कह रहा हूँ अगर फोकल लेंथ का 10 गुना भी डिस्टेंस होना तो भी आप उसे इन्फिनिटी एज्यूम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। बट यहाँ तो फोकल लेंथ सिर्फ 1.4 मीटर और 3000 मीटर दूरी है, तो आप मान सकते हैं कि ये टावर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे ही है। तो इसका मतलब है कि जो H1 हाइट बनेगी, ये जो इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ही बनेगी। फिर आप क्या करेंगे, θ1 और θ2 बराबर है वर्टिकली अपोजिट, फिर tan θ1 tan θ2 कर देंगे। तो θ1 इज इक्वल टू θ2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, tan ऑन बोथ साइड्स, तो tan θ1 और tan θ2 बराबर हो जाएगा। सही बात है। परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 100 बाय 3000 इज इक्वल टू tan θ2 है आपका H1 बाय FO है 140 सेंटीमीटर। सही है बिल्कुल, है ना। काटा पीटी करिए, 1 2 1 2, तो यहाँ से हाइट आ जाती है 14/3 सेंटीमीटर। 14/3 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है इस टावर की जो ऑब्जेक्टिव लेंस बना रहा है। अब ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी है वो आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वो अगले क्वेश्चन का पार्ट है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, परफेक्ट है। अब जो इमेज बनी है वो आईपीस लेंस इसको फिर से ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा और फिर से फाइनल इमेज बनाएगा। कहाँ पे बना रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बनानी, तो वहाँ बना देते हैं, उसमें क्या है। तो ये लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे बना देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब ये फाइनल इमेज हो गई H2, ठीक है। और ये कहाँ बन रही है, ये बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ओके, परफेक्ट है। चलिए, तो अब आईपीस के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होती है। आईपीस के मैग्नीफिकेशन के दो ही फॉर्मूले हैं। अगर आईपीस इन्फिनिटी पे बना रहा है तो D/F, और अगर आईपीस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना रहा है तो मैग्नीफिकेशन 1 + D/F ही, और कुछ नहीं होता। तो आईपीस का मैग्नीफिकेशन 1 + D/F ही होता है, 1 + D/F ही होता है, और ये यहाँ पर आपका H2 / H1 होगा, ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या होगा, आईपीस का मैग्नीफिकेशन देखिए। आईपीस का मैग्नीफिकेशन 1 + D/F ही, D 25 है और F कितना है 5, और H2 आपको निकालना है, और H1 कितना है आपका 14/3। तो यहाँ से H2 आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। तो सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको मज़ा आया होगा सवाल करके, है ना। लिखिएगा कमेंट्स में अगर आप यहाँ तक जिंदा रह गए हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। और आपको लग रहा है कि अच्छा सवाल है, तो एनसीईआरटी के सुपर ब्यूटीफुल सवाल में से एक है। मज़ा आया होगा सवाल में तो लिखिएगा सर रे ऑप्टिक्स के सवाल में सच में मज़ा आया, ठीक है। अगर आप प्रोवाइडेड वीडियो में ज़िंदा हैं अभी तक बने हुए हैं, ठीक है। इस उम्मीद में नहीं है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए और सर कुछ चाय वाय में घोल के सिखा दें, क्वेश्चन पिला दें, बॉर्नवीटा में, हॉर्लिक्स में, चाय में। तो अगर आप इस उम्मीद में नहीं है और अभी तक बने हुए वीडियो में, तो प्लीज़ देखिएगा और रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन के लिए लिखिएगा हाँ सर मज़ा आ गया, क्वेश्चन बढ़िया थे। आइए, एनसीईआरटी में भी सेलेक्टेड है क्वेश्चन ना। फिगर शोज एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी होता है। Small needle with its tip on its principal axis moved along the axis until its inverted image is formed at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured at 45 centimeter. The liquid is removed, तो ये आ गया आपका 30 सेंटीमीटर पे। What is the refractive index of the liquid? तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन का डेटा काफ़ी अच्छा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपको उल्टा सॉल्व करवा रहा हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिक्विड अभी प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स, परफेक्ट है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है और आपने इसकी जहाँ ऑब्जेक्ट रखा आप वहीं पर आपको इमेज मिल गई, और वो क्वेश्चन में गिवन है कि वो 30 सेंटीमीटर पे ऐसा हुआ है। आपने 30 सेंटीमीटर पे जब ऑब्जेक्ट रखा तो आपको फाइनल इमेज वहीं 30 सेंटीमीटर पे प्राप्त हो गई बच्चों, ठीक है। फाइनल इमेज आपकी 30 सेंटीमीटर पे प्राप्त होगी। तो ऐसा तब होता है जब रेज मिरर को परपेंडिकुलरली हिट करें, यानी लेंस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाए, तभी रेज अपना पाथ रिट्रेस कर जाएंगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पे रखा हो। तो यानी ये जो 30 सेंटीमीटर दूरी क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर ये 30 सेंटीमीटर की दूरी जो गिवन है वो एक्चुअली में
लेंस की फोकल लेंथ है। कौन से लेंस की? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपकी 30 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आप समझ गए। तो ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में तो आप जानते हैं ना 1/f1 इज म्यू माइनस 1 2/r। तो म्यू की वैल्यू 1.5 है, 1/30 1.5 माइनस 1 इंटू में 2/r। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 30 सेंटीमीटर। परफेक्ट है। दूसरे केस में क्या बोला गया है? दूसरे केस में बोला गया है कि हमने इस प्लेन मिरर और लेंस के बीच में जल डाल दिया, पानी डाल दिया, कोई लिक्विड डाल दिया। इन्होंने पहले मेंशन किया है, इन्होंने वो क्वेश्चन पहला मेंशन किया था, मैंने उल्टा सॉल्व करा दिया आपको। इन्होंने बोला है कि जब पहले लिक्विड प्रेजेंट था, कोई लिक्विड प्रेजेंट था, तो इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे थे 45 सेंटीमीटर पे। जब लिक्विड हटा दिया तब 30 पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैंने पहले लिक्विड हटाने वाला ही कॉन्सेप्ट ले लिया। अब आपने जब यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट था तब फिर से वही ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गए 45 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे कोइंसाइड कर गए? 45 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब जो ये दो लेंस हैं, ये दूरी 45 है। अब ये जो दो लेंस हैं, कौन से लेंस? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस और एक जो पानी का लेंस बन गया है, पानी का लेंस बन गया, लिक्विड का भी एक लेंस बन गया है, ये वाला प्लेनो कॉन्केव लेंस। इसकी फोकल लेंथ मैं f2 मान लेता हूँ। अब इन दोनों के कंबाइंड फोकल लेंथ 45 है बेसिकली। अब इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ 45 है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है ना, अब दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ 45 है। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस 1/1 प्लेनो कॉन्केव की फोकल लेंथ। तो ये आ जाएगा आपका 1/45 इज 1/30 प्लस 1/f2। तो यहाँ से 1/f2 सॉल्व करके माइनस 1/90 आ जाएगा। तो ये आ गई फोकल लेंथ आपकी प्लेनो कॉन्केव लेंस, जो लिक्विड का बन गया है, वो पानी डालने की वजह से उधर लेंस के नीचे और मिरर के बीच में पानी डालने से। ठीक है, अब आप आ जाइए जरा लिक्विड लेंस को उठा लीजिए। लिक्विड लेंस में क्या हो रहा है? तो देखिए, लिक्विड लेंस की पहले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है, दूसरे सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r है। ठीक है, r1 इन्फिनिटी और r2 है प्लस r। ठीक है, 1/f2 हो जाएगा अब आपका 1/f2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू -1/r। ठीक है, सही है। अब आप f2 की वैल्यू -1/90 डाल दीजिए, f2 की वैल्यू -1/90 डाल दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका -1/90 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू में ये म्यू एल है। ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 इंटू आप वो तो जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम ही थी भाई, वो तो पानी की शेप तो वैसे ही, गोलाकार तो वैसे ही आएगा ना पानी। ठीक है, तो यहाँ से म्यू एल -1 1/3 आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 4/3 आएगा। मैंने क्या बोला था? जल है, जल, शुद्ध सौम्य शीतल जल, पानी डाला है बस, और कुछ नहीं है। इतना कलेश वाटर की वजह से हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो ये जॉगर वाला क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार। तो इसमें ना एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन कर रखा है, एनसीईआरटी में जो इसका सोल्यूशन है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी ले रखी है। उन्होंने क्या किया है कि अभी जॉगर कहाँ पे है और 1 सेकंड बाद जॉगर कहाँ पे होगा। तो अभी जॉगर यहाँ है तो जॉगर की इमेज यहाँ है, 1 सेकंड बाद जॉगर कहीं और पहुँच गया तो उसकी इमेज कहीं और पहुँच गई। तो इमेज ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो इमेज की वेलोसिटी हो गई 1 सेकंड के अंदर। तो ये एवरेज वेलोसिटी हुई है एक्चुअली में, है ना। तो अगर इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो सही नहीं है सोल्यूशन एनसीईआरटी का जो भी है। तो एक सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार यू नोटिस अ जॉगर। तो एक गाड़ी में आप बैठे हैं, बढ़िया सी महंगी सी गाड़ी है आपकी, ठीक है, और एक गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, राइट, और एक जॉगर आ रहा है, एक जॉगर आ गया, ठीक है। ये गाड़ी में आप बैठे हुए, पीछे से एक जॉगर भागता हुआ आ रहा है, पीछे से एक जॉगर भागता हुआ आ रहा है, ओके, ठीक है, जॉगर भागता हुआ आ रहा है। और जो ये आपका मिरर है, गाड़ी का जो भी मिरर है, यहाँ बना लेते हैं साइड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जो भी ये कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, ठीक है। जो गाड़ी का मिरर है उसमें बोला है इन्होंने साइड व्यू मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 मीटर है, नहीं फोकल 2 मीटर है, नहीं फोकल लेंथ 1 मीटर है। इफ जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, तो जॉगर की अपनी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है,
ठीक है, तो ये बताना है कि इमेज की वेलोसिटी क्या होगी जब जॉगर जो है वो 39 मीटर पे है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज 1/v प्लस 1/u। आप डिफ्रेंशिएट करते तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। 1/v का माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv/dt हो जाता है। 1/u का माइनस 1/u स्क्वायर इंटू में du/dt हो जाता है ना। तो dv/dt वेलोसिटी ऑफ इमेज होती है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा dv/dt होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, और du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला रहेगा माइनस का v²/u² मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सही है। अब मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं यहाँ पर हम। अगर हमने v/u को भी रिप्लेस कर लेते हैं, 1/f 1/v प्लस 1/u है, पूरी इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई करते हैं। u/f इज u/v प्लस 1, तो u/f माइनस 1 इज u/v, तो v/u इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस f। मैग्नीफिकेशन होता है माइनस का v/u यानी f अपॉन f माइनस u। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा मिरर के केस में, f अपॉन f माइनस u मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है। तो v/u की जगह अब आप f अपॉन f माइनस u पुट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का f अपॉन f माइनस u का होल स्क्वायर इनटू में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया। माइनस फोकल लेंथ 1 थी अपॉन 1 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 39 था, साइन कन्वेंशन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट था 5। ठीक है, तो ये इमेज की वेलोसिटी होगी, बाकी सब पार्ट में बस वैल्यूज ही चेंज है, आपके हिस्से का काम रहेगा। आई होप आप समझ गए, है ना। इस f अपॉन f माइनस यू के अंदर फिर से आपको साइन कन्वेंशन लगानी है, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। राइट, चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाल को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, इफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर फॉर ग्लास लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। इसमें क्या है, पावर 2 डायोप्टर है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, नकली सवाल, 2 डायोप्टर। द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 और 15 सेंटीमीटर। इट्स फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कर लीजिएगा सेकंड पार्ट भी। तो फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ म्यू माइनस 1, और जब कन्वेंशन लगाते हैं डबल कॉन्वेक्स में तो कन्वेंशन लगाने के बाद 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाता है। तो फोकल लेंथ तो 12 ही है, म्यू माइनस 1 और 1/10 प्लस 1/15, यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद यह कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन वाटर, ये भी हो जाएगा। आ जाइए सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो फोकल लेंथ है, कॉन्वेक्स लेंस मेंशन है तो इक्की कॉन्वेक्स लेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। फोकल लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर, म्यू माइनस 1, म्यू 1.5 ही है ना, हाँ, म्यू 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 इंटू 2/r। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर आ गई। पानी में डुबोने पे जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइडियली बदल जाएगा। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ इन पानी क्या आएगा, देखिए 1 अपॉन फोकल लेंथ इन वाटर आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस जो कि 3/2 है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो कि 4/3 है, -1 इंटू 2/20। ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ इन वाटर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। फोकल लेंथ बढ़ गई, इसका मतलब लेंस की जो पावर है वो कम हो जाएगी पानी में डुबोने पे। आई होप आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसान सवाल है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं लगाया, 1/r1 माइनस 1/2 होता है लेंस मेकर फॉर्मूला तो, लेकिन अगर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/2। ठीक है, राइट। आ जाइए बाल को, सुपर ब्यूटीफुल सवाल है ये भी। देखिए, फाइंड दी पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय दी लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन दी फिगर। तो इस फिगर में जितनी भी लेंस कॉम्बिनेशन आपको दिख रही है उसकी वजह से आपको फाइनल इमेज बतानी है कहाँ बनेगी। फोकल लेंथ उनकी लिखी हुई है। तो ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है और ये तीसरा लेंस है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना। आपको क्या करना है, पहले लेंस से लेंस फॉर्मूला लगाना है पहले लेंस के लिए। पहले लेंस से जो इमेज बनी है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, दूसरे लेंस से जो इमेज बनेगी तीसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। आप समझ चुके हैं। तो लेंस L1 आ जाइए, पहला लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30, फोकल लेंथ है 10। लेंस फॉर्मूला लगा लीजिएगा तो गिरटी हुई वैल्यू, तो 1/f इज 1/v माइनस 1/u लगाने पे v प्लस 15 आ जाएगा। पता है ना आपको, वो फोकल लेंथ 10 होती है, 10 पे इन्फिनिटी पे 20 पे रखोगे 20 पे बनेगा, 15 रखोगे 30 बनेगा, 30 रखोगे 15 बनेगा, फिक्स वैल्यूज है। तो इससे देखिए इमेज बनी 15 पे। अब इसकी इमेज बनाइए जरा 15 पे।
तो ये ऐसे बनेगा, ये रेज आई, पहले लेंस ने इमेज कहाँ बनाई, अपने से 15 पे, तो 5 और 10 15 पे, तो देखिए तो ये 15 पे इमेज बनाई I1, पहले लेंस ने इमेज बनाई है I1। नाउ I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2, I1 विल एक्ट एज, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा एनर्जी लेवल कम और स्लो वीडियो के लिए, अब 2x पे देखिएगा इसे। I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर L2, ठीक है। तो ठीक है, तो लेंस L2 जो है वो क्या होगा, लेंस L2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +10 है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ कितनी है, -10 है, 1/v माइनस 1/10, यहाँ से v इन्फिनिटी आता है। अगर v इन्फिनिटी है तो इससे इन्फिनिटी में बन रही है, तो तीसरा लेंस तो अपने फोकस पे बना देगा इमेज। तो ये 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस L3 आंसर है, ठीक है ना। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, राइट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, राइट। यहीं पर हमारा रे ऑप्टिक्स समाप्त भी हो जाता है। रे ऑप्टिक्स लेंथी था, कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट करें अब काम। अब आगे हमारा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर की लाजवाब बात यह है कि आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं तो देखा है, और आपने ऐसा क्वेश्चन नीट 2026 में ही देखा है, और ये क्वेश्चन भी मैंने पहले जो नीट प्रेप चैनल पे 2 सेशन लिए थे उसमें करा दिया था। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नीट में दिखाई दिया होगा, ठीक है। आ जाइए देखते हैं कितने क्वेश्चन है वेव में। 3 4 5 6 7 और ठीक है 7 क्वेश्चन है। और ये याद रखिए कि ये पुरानी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, जो हम ये क्वेश्चंस डील कर रहे हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी के, बट सिलेबस में है, ठीक है। चलिए तो देखिए, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, तो सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। डी है 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर, एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अवे, तो कैपिटल डी यहाँ पर 1.4 मीटर अवे है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट रेंज, and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 सेंटीमीटर। वेवलेंथ ऑफ लाइट बताना है, तो डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन होता है dn लैम्डा फ्रॉम बाय डी, ठीक है। सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस होता है dn लैम्डा बाय स्मॉल डी, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी स्क्रीन के सेंटर से होगी 4d लैम्डा बाय स्मॉल डी। क्वेश्चन हो गया। अब x4 कितना है, x4 1.2 सेंटीमीटर है, तो 1.2 इंटू 10⁻⁻² है। अब हो गया 4 टाइम्स, व्हाट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी 1.4 है, लैम्डा आपको निकालना है, स्मॉल डी आपका 0.28 इंटू 10⁻³ है। सॉल्व कीजिएगा, आपके हिस्से का काम रहेगा बच्चों, है ना। बहुत आसान सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना है तो। अगला सवाल देखिए, आइए। इन यंग्स डबल स्लिट ओहो आ गया है ना। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पार्ट डिफरेंस लैम्डा इज k यूनिट्स। तो सुनिए, जहाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा वहाँ पर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो जहाँ पर, तो केस 1 देख लीजिए, केस 1 है जहाँ पर पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस होगा 2π/λ इंटू में पार्ट डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस होगा 2π/λ इंटू में लैम्डा, यहाँ से फेज डिफरेंस आ गया 2π। तो इन्होंने बोला है कि जहाँ पर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है वहाँ पर इंटेंसिटी k है, तो इंटेंसिटी k हो गई। फॉर्मूला है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi यानी cos 2π। ये k हो गया, k आपका 4i के बराबर है, यहाँ से i की वैल्यू k/4 है। i की वैल्यू क्या है, k/4, तो एक इंटरफेरिंग वेव की इंटेंसिटी k/4 है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट भी है। अगला पार्ट ये है कि बोल रहे हैं कि ऐसी जगह पर बताइए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहाँ पर पाथ डिफरेंस λ/3 है। तो यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस आपका λ/3 है तो बेसिकली फेज डिफरेंस होगा आपका 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस λ/3, तो फेज डिफरेंस आ जाएगा आपका 2π/3, ठीक है बच्चों। फेज डिफरेंस क्या आ गया, 2π/3 आ गया। अब अगर फेज डिफरेंस 2π/3 है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी I1 प्लस I2, ये फाई है, फाई डेल्टा फाई क्या, फाई लिखते हैं, प्लस 2√I1 I2 cos ऑफ 2π/3। तो हो गया I1 प्लस 2i इंटू में -½ तो सॉल्व करके ये i के बराबर आएगा। i की वैल्यू एक्चुअली में k/4 है बच्चों, ठीक है। तो आप समझ गए आंसर रहेगा k/4, आंसर है k/4।
राइट बच्चों, आई होप समझ गए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। 2026 का सवाल है, ये मिलता जुलता सवाल था, शायद सेम ही सवाल था। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। in double slit experiment the angular width of the fringe is found to be 0.2 degree, ठीक है, on a screen 1 meter away the wavelength of light is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire apparatus is immersed in water? तो याद रखिए कि एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। और अगर आप थीटा की जगह थीटा डैश करते हैं तो पानी में डुबोने पे लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो बस फिर नई एंगुलर विड्थ अपॉन पुरानी एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू डी और फिर से लैम्डा बाय डी। तो ये तो 1 अपॉन म्यू आ गया बच्चों, है ना। तो नई एंगुलर विड्थ अपॉन पुरानी एंगुलर विड्थ 0.2 डिग्री था, 1 अपॉन म्यू आपका 4/3 है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप समझ गए। थीटा हो गया लैम्डा बाय डी, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, पानी में डुबोने पे वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। उम्मीद है आप समझ गए। स्क्रीनशॉट लीजिए बाल को। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, बट अगर एकदम से याद ना आए फॉर्मूला तो कलेश हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, थ्योरेटिकल सवाल है ये। What is the effect on the interference fringes in Young's double slit experiment due to each of the following? बात ही सुन लीजिए। Screen is moved away from the plane of slits। तो पहले याद रखिए कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ होता है कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो अगर आपने स्क्रीन को दूर मूव किया, कैपिटल डी बढ़ाया, तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। पहला आंसर आ चुका है। दूसरा, द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय अनदर मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो अगर आप वेवलेंथ ऑफ लाइट घटाएंगे तो फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। सिंपल। सी पार्ट, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इंक्रीज करेंगे, तो अगर स्मॉल डी बढ़ाएंगे तो बीटा घट जाएगा। डी पार्ट, सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू डबल स्लिट प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू डबल स्लिट प्लेन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट AR टाइप का ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि यूजुअली लोगों को ये चीज़ याद नहीं होती क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल बात है। तो यहाँ देखिए क्या है, मान लीजिए ये सोर्स स्लिट है जहाँ हमने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है, सोर्स स्लिट की विड्थ स्मॉल एस है। ये उसके बाद डबल स्लिट प्लेन है, सोर्स स्लिट की विड्थ एस है, ये डबल स्लिट प्लेन और सोर्स स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल एस है। ये एक स्लिट S1 है, ये एक स्लिट S2 है, और ये आपका दूरी D है, स्क्रीन है। ठीक है, तो याद रखिए कि इंटरफेरेंस, ये पहले 3 पार्ट इरेज करो, आप नोट कर लीजिए बच्चों, है ना। अब देखिए क्या है कि आप ये समझ के चलिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न एक्सपेरिमेंट में, आपके घर में भी 2 खिड़कियाँ हैं, 2 खिड़कियों से लाइट आ रही है, तो आप दीवार पे इंटरफेरेंस पैटर्न तो ऑब्टेन नहीं कर पाते ना। तो क्यों नहीं ऑब्टेन कर पाते? क्योंकि फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी ऑब्जर्व्ड, देखने के लिए, फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी ऑब्जर्व्ड, याद रखिए स्मॉल एस अपॉन कैपिटल एस लैम्डा बाई डी से छोटा होना चाहिए। मतलब विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी सोर्स स्लिट प्लेन एंड डबल स्लिट प्लेन, लैम्डा बाई डी से छोटा होना चाहिए, है ना। जितना छोटा होगा उतनी बढ़िया बात है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करा है, सोर्स स्लिट को डबल स्लिट प्लेन के पास ले गए। इसका मतलब आपने कैपिटल एस को घटाया है, तो आपने LHS को बढ़ा दिया है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न लेस शार्प हो जाएगा। लेस शार्प मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो ब्राइटनेस और अंधेरे का जो डिफरेंस है, कॉन्ट्रास्ट है, वो खराब होता जाएगा। और जब स्मॉल एस आप इतना पास ले जाएंगे इसको, कैपिटल एस को घटा घटा के, कि जब स्मॉल एस बाय कैपिटल एस लैम्डा बाई डी से छोटा नहीं रहेगा, तब इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब है तब आप स्क्रीन पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन देखेंगे। डिसअपियर होने का मतलब है रोशनी गायब हो गई नहीं, इसका ये मतलब है कि इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। दूसरा पार्ट भी सेम है, विड्थ ऑफ सोर्स स्लिट को अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ई पार्ट भी वही है। तो अगर आपने सोर्स स्लिट की विड्थ को बढ़ाया, आपने स्मॉल एस को बढ़ाया, तो इंटरफेरेंस पैटर्न लेस शार्प हो जाएगा। मीन्स देयर विल बी नॉट अ गुड कॉन्ट्रास्ट, देयर विल बी अ पुअर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। पुअर कॉन्ट्रास्ट होगा मैक्सिमा मिनिमा के बीच में, और जब स्मॉल एस बाय कैपिटल एस की वैल्यू लैम्डा बाय डी से छोटी नहीं रह जाएगी, तब इंटरफेरेंस का पैटर्न डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मोनोक्रोमैटिक लाइट इज रिप्लेस बाय सोर्स ऑफ वाइट लाइट। तो ऐसे केस में क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस बाय वाइट लाइट। तो देख लीजिए एफ पार्ट, बढ़िया पार्ट है। देखिए तो इसमें क्या होता है, तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स को अगर आपने वाइट लाइट से रिप्लेस करा ना, तो क्या होता है, तो ओ पॉइंट तो वाइट होगा आपका। क्यों वाइट होगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ ये ओ पॉइंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है S1 S2 से,
तो O पॉइंट विल बी वाइट ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ ऑल दी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ दी विबग्योर। ठीक है, बाकी अगर आप कोई और पॉइंट ले लेते, लेट से आपने कोई P पॉइंट ले लिया, तो P पॉइंट पे क्या होगा कि आप ना कंस्ट्रक्टिव मत देखिए किसका होगा, ये मत देखिए कि 7 कलर में से किसका कंस्ट्रक्टिव हो रहा है किसी पॉइंट पे, वो देख नहीं पाएंगे आप, क्योंकि किसी का कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, किसी का डिस्ट्रक्टिव हो रहा होगा, किसी का कुछ हो रहा होगा। 7 कलर तो एक कंटिन्यूअस बैंड ऑफ वेवलेंथ है ना, तो अब ये मत देखिए लाल का कंस्ट्रक्टिव कहाँ हो रहा है तो वहाँ लाल दिखाई देगा, ये नहीं होगा। ऐसे देखना है कि किस कलर का डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो फिक्स होगा। तो अगर लाल का कहीं डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो रेड वहाँ पर मिसिंग होगा, जहाँ पर रेड मिसिंग होता है तो वहाँ पर वायलेट दिखाई देता है, जहाँ पर वायलेट मिसिंग होता है वहाँ पर रेड दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इफ़ कोई P पॉइंट है, इफ़ कहीं पर वहाँ पर S2P माइनस S1P करने पे बराबर आ जाता है ये लैम्डा ऑफ वायलेट लाइट बाई 2। अगर S2P माइनस S1P करने पे वायलेट लाइट लैम्डा बाई 2 आ जाता है, लैम्डा ऑफ वायलेट लाइट डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, तो इसका मतलब देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वायलेट लाइट एट P। ठीक है, इससे साबित होगा देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वायलेट लाइट एट P। P पॉइंट पे वायलेट लाइट का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने पे क्या होगा कि वायलेट लाइट मिसिंग होगी। अगर कहीं पर वायलेट लाइट मिसिंग होती है वहाँ पर रेड कलर दिखाई देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, O पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा वाइट होगा और बाकी सारे पॉइंट्स पे जो है कोई ना कोई कलर मिस होगा, तो बचे हुए 6 कलर के कॉम्बिनेशन से कोई एक स्पेसिफिक कलर आ रहा होगा, तो अदर फ्रिंजेस विल बी कलर्ड ऑफ अनइक्वल विड्थ मर्जिंग इनटू ईच अदर। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। ठीक है, so as to obtain the 10 maxima of the double slit pattern within the central maxima of single slit pattern। तो यहाँ पर हम इंटरफेरेंस और ये डेटा तो मेरे पास है नहीं है अभी, यहाँ पर 10.3 एग्जाम्पल का होगा, पुरानी वाली NCERT है। तो कुछ इस तरह का सिनारियो है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन हमें साथ में करना है। तो हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका जो इंटरफेरेंस है उसके अंदर डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न के 10 मैक्सिमा मिल जाए। ठीक है, तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, तो 2 थीटा डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ 2 थीटा यानी 2 लैम्डा बाई A, है ना। और इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा क्या होगा लैम्डा बाई D, है ना। अब आप चाहते हो डिफ्रैक्शन पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा में इंटरफेरेंस पैटर्न के 10 मैक्सिमा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जो सॉल्व करना है निकल आएगा बच्चों, है ना। लैम्डा तो कैंसिल आउट हो रहा है, A है विड्थ ऑफ ईच स्लिट और स्मॉल d है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न के सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला A विड्थ ऑफ ईच स्लिट होती है, विड्थ ऑफ स्लिट होती है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न में एंगुलर विड्थ ऑफ मैक्सिमा है लैम्डा बाय स्मॉल d। तो आप समझ चुके हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन 2 क्रॉस्ड पोलराइड्स। तो 2 क्रॉस पोलराइड्स के बीच में अगर आप एक पोलराइड शीट को रोटेट करते हैं तो क्या होगा, तो देख लीजिए आप क्रॉस शीट्स में बेसिकली रोटेट करने पे तो एवरेज इंटेंसिटी हाफ ही आएगी। वैसे तो मान लीजिए एक पोलराइड है ये P1 और एक और पोलराइड है P3, तो ये P1 और P3 को आप यहाँ पर क्रॉस्ड पोलराइड बोलेंगे, P1 को और P3 को आप यहाँ पर क्रॉस्ड पोलराइड बोलेंगे। ठीक है भाई, P1 P3 को आपने क्रॉस पोलराइड बोल दिया। अब क्या करेंगे आप, अब आपने एक बीच में और पोलराइड रख दिया, लेट अस कॉल दैट पोलराइड एज P2, ये एंगल थीटा है ना, परफेक्ट है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर आपने इसको रोटेट किया, नहीं अच्छा रोटेट नहीं किया है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटर व्हेन पोलराइड शीट इज प्लेस, मैंने रोटेटेड पढ़ लिया, प्लेस बिटवीन 2 क्रॉस पोलराइड, तो कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि मान लीजिए एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट है, ठीक है, एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट है जिसकी इंटेंसिटी एक्चुअली में I0 है। तो जब पोलराइड से पास करेंगे तो इनकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। अनपोलराइज लाइट का रूल ये है कि जब अनपोलराइज लाइट को किसी पोलराइड से पास करते हैं तो सीधे इंटेंसिटी हाफ हो जाती है और कुछ नहीं होता, सीधी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। उसके बाद में लॉ ऑफ मैलस लगता है, तो ये आ जाएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और मान लीजिए ये एंगल यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी आपकी I0/2 cos स्क्वायर थीटा
और फिर से कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी I0/8 और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर 2 थीटा बोल देते हैं। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर 2 थीटा। सही है। तो अब क्या करें, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने लिख दिया I0/8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन ऐसा आ भी चुका है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जब 2 थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 45 डिग्री होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू भी निकल आएगी। इस तरह का ही पूछ रहे हैं बेसिकली, और पूछ ही क्या रहे हैं, यही पूछना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमम तो जो भी होगी। ठीक है ना, थीटा 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी I0/8 होगी। नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ऐसा सवाल आपने 2025 में देखा था, वहाँ पर थीटा 22.5 डिग्री दे रखा था, तो 2 थीटा होने के बाद वो 45 डिग्री हो रहा था, तो इसलिए वहाँ पर वो सॉल्वेबल था, ईजी था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7th क्वेश्चन है कि एक अनपोलराइज लाइट है इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर। तो ये आप जानते हैं कि ग्लास सरफेस पे लाइट आ रही है, हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर हो, तो ये लॉ ऑफ मैलस है ना। यहाँ पर ये अनपोलराइज लाइट होती थी, अनपोलराइज्ड, ये वाली लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती थी, रिफ्रैक्टेड लाइट आपकी पार्शियली पोलराइज्ड होती थी, है ना। और अगर रिफ्लेक्टेड और पार्शियली पोलराइज्ड और अगर आप चाहते हो कि दोनों लाइट परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन ब्रूस्टर्स लॉ लगाते हैं, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल μ2/μ1 के बराबर होता है। ठीक है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, सिंपल है, आप जानते हैं इसको ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसमें एनसीईआरटी के सुपर ब्यूटीफुल सवाल है, ये पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th, 7 सवाल लिए हमने यहाँ पर डुअल नेचर के भी। ठीक है ना, चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो जब एक बार को क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कैसे होना है, तो हो सकता है मैं आपके लिए कैलकुलेशन आपके हिस्से का काम छोड़ दूँ। आइए देखिए जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक लाइट की वेवलेंथ 488 नैनोमीटर है, is produced by an argon laser which is used in the photoelectric effect. When the light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential 0.38 वोल्ट आया। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल क्या है, तो बहुत ईजी है, देखिए 1240/488 नैनोमीटर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई एनर्जी, प्लस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। यही क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा। 1240/488 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करके निकालेंगे, वर्क फंक्शन आ जाएगा। इजी सवाल है एनसीईआरटी का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मन करता है तो। अच्छे भी हैं सवाल, आगे जाके हल्के में मत लीजिए डुअल नेचर को, अच्छा चैप्टर है। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 2271 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम 100 watt मर्करी सोर्स इरेडिएट्स अ फोटोसेल मेड अप ऑफ मोलिब्डेनम मेटल, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर 1.3 वोल्ट है, एस्टिमेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। How would the photocell respond to a high intensity UV light of wavelength 6328 angstrom produced by helium neon laser? तो सुनिए, पहला केस है कि एक 2271 एंगस्ट्रॉम की लाइट इंसिडेंट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.3 वोल्ट है, तो एनर्जी 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम 2271, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल को आप 1.3 वोल्ट ही लेते, लिखा नेगेटिव होता है बट यहाँ पर आप पॉजिटिव ही पुट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये सॉल्व करके आ जाता है आपका 5.46 के आसपास आ जाता है। ठीक है, 5.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन प्लस 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा आपका 4.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ज़्यादा वर्क फंक्शन है। उसके बाद कह रहे हैं कि इस ये फोटोसेल कैसे रिस्पॉन्ड करेगा 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट के लिए, बट इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो आपको पता ही है कि यही तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है कि इंटेंसिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टू टेक प्लेस। तो यहाँ पर अगर हम 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट की एनर्जी निकालें, जो कि शॉर्टकट से 12400/6328 एंगस्ट्रॉम लगाएं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा सीधे, तो ये 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, जो कि ये वर्क फंक्शन से कम है, तो नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस, नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन अब नहीं होने वाला बच्चों। आई होप आप समझ गए। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए अब आप। मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन है, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन 640.2 नैनोमीटर का नियॉन लैम्प इरेडिएट्स अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल मेड अप ऑफ सीज़नियम ऑन टंगस्टन। स्टॉर्मिंग पोटेंशियल वाज मेजर्ड टू बी 0.54 वोल्ट। If the source is replaced by an iron source and its 427.9 नैनोमीटर लाइन irradiates the same source, तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बताना है। तो कुछ नहीं है, काफ़ी गंदी कैलकुलेशन है, बस 1240 अपॉन 640.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गई। वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, E इंटू 0.54, ये इक्वेशन 1 है आपकी। दूसरे केस में वही 1240 अपॉन 427.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू V2 आपको निकालना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप दोनों इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दीजिए, सीधे एलिमिनेशन मेथड से आ जाएगा। ठीक है, राइट बच्चों। अगला सवाल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, the work functions of two metals A and B are 2.25 electron volt and 4.17 electron volt. Which of these metal will not give photoelectric emission of radiation of 3300 angstrom? तो ठीक है, ये 4.17 वाला नहीं देगा, क्योंकि 33 एंगस्ट्रॉम की जो एनर्जी आएगी ना, वो 12400 बाय 33 करेंगे अगर आप, तो वो 3 पॉइंट समथिंग आएगी, वो 4 पॉइंट समथिंग नहीं आएगी। तो इसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, बात खत्म हो गई। फिर कह रहे हैं कि क्या होगा अगर हम लेज़र सोर्स को पास में ले आए, पहले लेज़र सोर्स दूर था और उसे बाद में पास में ले आए, तो जिस मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा है उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लेज़र सोर्स को पास में लाने से, बट जिस मेटल के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है उसमें लेज़र सोर्स को पास में लाने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पॉपुलर सवाल है मार्केट का। An electron, alpha particle and a proton have same energy, मतलब same kinetic energy. Which of the particle has shortest de Broglie wavelength? तो ये तो कर लेंगे आप। लैम्डा होता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली सब कुछ सेम रखा जाए तो डी ब्रॉय वेवलेंथ स्क्वायर रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल है। तो किसका मास सबसे ज़्यादा है? अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल विल हैव शॉर्टेस्ट डी ब्रॉय वेवलेंथ, विल हैव शॉर्टेस्ट, जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम, will have shortest de Broglie wavelength, shortest de Broglie wavelength है। ठीक है बच्चों, अल्फा पार्टिकल की शॉर्टेस्ट de Broglie wavelength होगी, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, a particle is moving 3 times as fast as an electron, the ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of electron ये है, calculate the particle's mass एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप कर लीजिएगा। तो एक कोई पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है h अपॉन एम वी, ठीक है, h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं, पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ है h अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी कितनी है। इन्होंने बोला है कि जो पार्टिकल है वो 3 टाइम्स वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी 3v ले लीजिए और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v ले लीजिए। बस यहाँ से बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, h कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, रेशियो दे रखा है, तो जो ऑब्जेक्ट है ये p प्रोटॉन नहीं है, कोई पार्टिकल है, उसका मास आ जाएगा, तो उस मास से आइडिया लग जाएगा कि वो मास क्या है। बेसिकली प्रोटॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, अल्फा पार्टिकल आता है, ऐसा कुछ सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, What is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with a potential of v volt? तो लैम्डा का फॉर्मूला ही होता है, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। आसान सवाल है, काफ़ी आसान सवाल थे डुअल नेचर के। लैम्डा 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर रूट पोटेंशियल, डायरेक्ट जानते हैं, फॉर्मूला ही है। चलिए, यहाँ पर डुअल नेचर निपट गया। एटम्स में देखते हैं, उम्मीद करते हैं एटम्स में कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन एटम्स के है ना। एटम्स के एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम ही है बच्चों। चलिए आइए देखिए अगला सवाल। तो द डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट separates two energy levels in an atom. What is the frequency of radiation emitted when atom makes a transition from upper level to? तो एनर्जी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए और ये हो गई आपकी h इंटू न्यू। ठीक है, तो 2.3 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19
प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका 6.6 10⁻⁻34 और आपको न्यू फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। ठीक है बच्चों, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना है और व्हाट आर दी काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का बस पॉजिटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी बस टोटल एनर्जी का डबल होता है, तो माइनस का 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। खत्म, आसान सवाल था। ठीक है ना बाल को। चलिए नेक्स्ट देखिए। 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज टू बॉम्बार्ड गैसेस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड। तो सुनिए, वैसे तो इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं बट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एनर्जी लेवल्स देख लीजिए आप, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कहानी देख लीजिए एक बार, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए फर्स्ट लेवल, वो तो दिख ही रहा है फर्स्ट लेवल है। आप जानते हैं फर्स्ट लेवल में की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले वाले की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी -0.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही होती है ना, यही होती है। अब वो कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम है, सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस है और उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स है। उसमें हम 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड करा रहे हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन एटम के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्राप्त तो हो रही है। ओके, तो -13.6 में अगर आप 12.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब अगर -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे तो कोई एनर्जी लेवल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तक -1.1 से ज़्यादा है इसकी एनर्जी, तो फोर्थ लेवल तक तो इलेक्ट्रॉन कूद नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वो थर्ड लेवल तक कूद सकता है। तब वो वापस आएगा तो एक वेवलेंथ वो ये एमिट कर सकता है, दूसरी वेवलेंथ वो ये एमिट कर सकता है और तीसरी वेवलेंथ वो ये एमिट कर सकता है। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड, अगर आपसे पूछा जाए तो देयर विल बी 2 वेवलेंथ्स इन लाइमन सीरीज एंड 1 वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज। अगर ऐसे करके क्वेश्चन आए, अगर बिल्कुल ही बदतमीजी हो जाएगी भाई, वेवलेंथ भी पूछ ली जाए, जो कि एमसीक्यू सवाल का लॉजिक नहीं है, बट फिर भी अगर आपसे λ1 λ2 λ3 पूछा जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। 1/λ1 r कहाँ पे कूदा, 2 पे कूदा, 1/2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर, रिडबर्ग फॉर्मूला है ना। r वही अपना 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है, आप जानते हैं, है ना। फिर आपसे पूछ रहे λ2 कितना होगा, तो 1/λ2 ऐसे निकलेगा, r 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर। फिर 1/λ3 कैसे निकलेगा आपका, r 1/1 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर। हाँ, वैसे ही ये पूछा जाता है व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ या इन विच सीरीज द वेवलेंथ विल बी एमिटेड। तो 2 वेवलेंथ लाइमन सीरीज की, एक बाल्मर सीरीज की। एमसीक्यू में तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। आपके हिस्से का सवाल रहेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए अगला सवाल देखिए बाल को, फोर्थ सवाल लपेट लेते हैं। देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का डबल -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ द आंसर्स अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज्ड। तो अगर आप जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेंगे तो एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी और टोटल एनर्जी चेंज हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर इन्फिनिटी की जगह कहीं और आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों चेंज हो जाएंगे बाल को, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। गीगर एंड मार्क्सडेन एक्सपेरिमेंट वही है अपना अल्फा पार्टिकल का वाला एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गीगर एंड मार्क्सडेन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल बिफोर इट कम्स मोमेंटरली टू रेस्ट एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। तो सुन लीजिए, ये गोल्ड फॉइल में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही था, तो गोल्ड फॉइल हो गई, गोल्ड एटम हो गया, ठीक है। तो न्यूक्लियस से कुछ दूर पहले ही अल्फा पार्टिकल वापस हो जाता है। उस दूरी को हम R0 कहते हैं। R0 यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है, परफेक्ट है। मान लीजिए कोई A पॉइंट है यहाँ पर और मान लीजिए ये B पॉइंट पे आके अल्फा पार्टिकल मोमेंटरली रुक गया है।
मोमेंटरली रुक गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एट ए प्लस पोटेंशियल एट ए बराबर होगा काइनेटिक एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी के। अब काइनेटिक एट ए तो बोला हुआ है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ए पे पोटेंशियल जीरो ले लीजिए, बी पे मोमेंटरली रुक गया और पोटेंशियल कितना होगा के, Q1 कितना है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e, Q2 चार्ज ऑन गोल्ड न्यूक्लियस 79 होता है गोल्ड का एटॉमिक नंबर अपॉन R0। बच्चों अगर आप यहाँ से ना न्यूमेरिकल वैल्यू के की, कूलम कांस्टेंट की, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की डाल देते हैं तो ये आ जाता है आपका सॉल्व करके 29.5 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, इसको बोलते हैं आप 29.5 फर्मी। ठीक है बच्चों, आसान सवाल था ये। इसमें पता है डेटा कहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये एमसीक्यू के लिए क्या हो सकता है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल दे देते हैं और ये आ जाता है आपका के 2e ZE बाय R0। तो यहाँ से R0 आ जाता है आपका सॉल्व करके, ठीक है, तो आ जाता है आपका 2k ZE स्क्वायर बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बोले थे कि अगर हमने जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो गोल्ड की जगह सिल्वर फॉइल यूज करी होती तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अगर पहले 30 फर्मी है तो बाद में कितना होगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी को ट्रिपल कर दिया जाए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्या फर्क आएगा। तो ये ज़्यादा एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट का डेटा है, कुछ और डेटा होगा तो आंसर कुछ और आएगा, उसका किसका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, याद रखिएगा। आ जाइए अब, एटम निपटा दिया हमने, न्यूक्लियाई पे आते हैं। एनसीईआरटी में न्यूक्लियाई में अच्छे क्वेश्चन होंगे मेरे को लगता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, पांचवा, ओके, छठा क्वेश्चन, सातवां, वाह, आठवां, 8 क्वेश्चन है हमारे, है ना। चलिए, न्यूक्लियाई के 8 लाजवाब क्वेश्चन ये रहे आपके सामने बालकों। तो थोड़ा आलस से के रहते हुए बच्चों मैं इसकी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, और आप ये मत कहिएगा सर कैलकुलेशन पार्टी तो मुश्किल है। तो आप लोग मेरे से तेज़ है कैलकुलेशन करने में, तो आप कैलकुलेशन खुद लपेटेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आ जाइए, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। तो आयरन और बिस्मथ दोनों की बाइंडिंग एनर्जी बतानी है, तो सेम ही क्वेश्चन है, मैं बस आयरन के लिए सॉल्व कर देता हूँ। सेम ही क्वेश्चन है, मैं आयरन के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो आयरन का न्यूक्लियस देख लीजिए, तो 26 तो प्रोटॉन है उसमें, और 56 - 26 30 न्यूट्रॉन है। तो मास डिफेक्ट निकालिए पहले। तो मास डिफेक्ट कैसे निकलता है, पहले आपको प्रोटॉन का मास भी गिवन होगा, 1.007825 AMU होता है। मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008665 AMU, ठीक है, परफेक्ट है। अब मास डिफेक्ट कैसे निकलेगा, कितने प्रोटॉन है 26 इंटू एक प्रोटॉन का मास, कितने न्यूट्रॉन है 30 इंटू एक न्यूट्रॉन का मास, माइनस में पूरे न्यूक्लियस का मास कितना है 55.934939। भाई साहब मोबाइल नंबर लिख दिया है। तो AMU में अगर मास डिफेक्ट आ जाए तो फिर बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है मास डिफेक्ट इन AMU मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बोलते तो 56 से डिवाइड करना पड़ता, 56 से मास नंबर से। आई होप आप समझ गए। आइए अगला सवाल। यहाँ राउंडिंग ऑफ नहीं करनी होती, पेशेंटली आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि वो लास्ट फ्रैक्शन ही तो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर यूजुअली 0 आ जाएगा, तो इसलिए राउंडिंग ऑफ मत करिएगा। एक गिवन कॉइन है, 3 ग्राम का सिक्का है। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। कॉपर का कॉइन है ना, हाँ कॉपर का कॉइन है, ठीक है। तो सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि भाई एक कॉइन है 3 ग्राम का, 3 ग्राम का कॉपर का सिक्का है, उसमें जितने भी एटम है उसके अंदर जो भी न्यूक्लियस है, जितने भी प्रोटॉन जितने भी न्यूट्रॉन सबके टोटे टोटे करने हैं, सबको अलग कर देना है ना। तो हमें ऐसे कैसे सॉल्व करना है, तो सुनिए, पहले स्टेप्स वाइज सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 है इसका कि आप पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालिए एक एटम की, बाइंडिंग एनर्जी एक एटम की। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, 29 प्रोटॉन्स हैं, 29 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 63 में से 29 माइनस करेंगे 34, तो 34 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियस का मास क्वेश्चन में गिवन है 62.92960 है ना, ये आएगा 62.992960, ठीक है बच्चों, सही है। 29 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास 1.007825 होता है, और 34 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 होता है, माइनस 62.92960 हो गया। तो यहाँ पर आपकी ये मास डिफेक्ट आया है अभी भाई लोगों, तो मास डिफेक्ट ही है, इंटू 931.5 करना पड़ेगा। अगर गिवन है 930 या 931 तो जो गिवन है वो यूज़ करना पड़ेगा।
इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी है एक एटम के एक न्यूक्लियस के टोटे टोटे करने के लिए, ठीक है। अब आपको देखना 3 ग्राम के सिक्के में कितने एटम है, उसको बाइंडिंग एनर्जी को 1 एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान था यार। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड जो होगी ना वो होगी गिवन मास बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। इससे इतने तो एटम्स हैं और एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी आप ऊपर लिख चुके हैं, एक न्यूक्लियस की बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1 न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस ही होगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी वो आप निकाल चुके हैं BE, ठीक है। वहाँ आपको पुट करना है नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर करके नंबर ऑफ एटम्स आएंगे इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑब्वियसली 1 एटम या 1 न्यूक्लियस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बालकों, कैलकुलेशन मैंने अवॉइड करिए बालकों, जरा मेहनत ज़्यादा है कैलकुलेशन में ना, वीडियो भी छोटी रहेगी, नहीं तो बेरहमी से कैलकुलेशन करूँगा, पता लगा कुछ गलत भी कर दिया तो। वैसे अल्फा बीटा गामा डी के सिलेबस में नहीं है, वैसे अल्फा बीटा गामा डी के सिलेबस में नहीं है, बट ऐसे इक्वेशन लिखना थोड़ा मोड़ा मैं आपके लिए क्वेश्चन कर दिया है, जानबूझ के लेके आया हुआ क्वेश्चन कि अल्फा डी के बीटा डी के गामा डी के ऐसे तो सिलेबस में नहीं है, बट इक्वेशन लिखनी तो आनी चाहिए फिर भी थोड़ी मोड़ी, है ना। क्योंकि एक आध एंट्रेंस में मैंने पहले भी देखा है जहाँ सिलेबस में नहीं था, बट ये पूछ लेते हैं इसलिए करा दिया है बस। तो कह रहे हैं अल्फा डी के करना है 22688 रेडियम से आपको अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो ये बनेगा आपका 4/2 हीलियम निकलेगा प्लस Q निकलेगा। मास नंबर 4 से कम कर दीजिए 222 और एटॉमिक नंबर 2 से कम कर दीजिए 86 होता है रेडॉन, 86 होता है रेडॉन, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है अल्फा डी के ऑफ 24294 प्लूटोनियम से अल्फा पार्टिकल निकालना है। तो 4/2 हीलियम प्लस Q, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 23892, ये होता है आपका यूरेनियम, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका बीटा माइनस डीके करना है आपको फॉस्फोरस का। तो 3215 फॉस्फोरस से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है बीटा पार्टिकल, 0 - 1 E प्लस एंटी न्यूट्रिनो। मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा, सल्फर बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट है आपका बिस्मथ, तो 210 बिस्मथ से क्या निकालना है, बीटा माइनस। तो बीटा माइनस में क्या होता है 0 - 1 E प्लस एंटी न्यूट्रिनो, मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा। तो बिस्मथ के बाद आता है पोलोनियम, है ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नाइट्रियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथानियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, DMT, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, ज़ीरोन, सीजियम, एंथ्रम, है ना। बिस्मथ, पोलोनियम, हाँ 84 बिस्मथ के बाद पोलोनियम है, ठीक है बिल्कुल। फिफ्थ देखिए बीटा प्लस डी के ऑफ कार्बन, 11/6 कार्बन का पॉजिट्रॉन निकलेगा, तो 0 + 1 E प्लस न्यूट्रिनो, तो आ जाएगा 11/5 बोरोन, परफेक्ट है। फिफ्थ के बाद सिक्स पार्ट देखिए टेक्नीट्यूम, 9743 टेक्नीट्यूम से क्या निकलेगा बीटा प्लस, तो 0 + 1 E प्लस न्यूट्रिनो, तो 97, ये 42 हो गया। इसका क्या होता था भूल जाता हूँ मैं तो, 21 से याद करते हैं बच्चों। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीट्यूम, मॉलिब्डेनम आएगा, मॉलिब्डेनम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीट्यूम, रुथानियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, ज़ीरोन, सीजियम, बेरियम, लैंथनम बच्चों। सेवंथ पार्ट देखिए, है ना। तो 120 54 जीनॉन में के कैप्चर, के शेल का इलेक्ट्रॉन खींच गया वो, तो इसमें एक कम हो जाएगा 120 53 और आयोडीन जीनॉन होता है ना, आयोडीन जीनॉन, सीजियम, बेरियम, लैंथनम, आयोडीन होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है, राइट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कुछ भी नहीं है, क्यू वैल्यू निकालनी है आपको, इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू निकालनी है और आपको बताना है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो मैं आपको निकाल के नहीं बताऊंगा, जस्ट बता देता हूँ। आपको क्या करना होता है, मास डिफेक्ट निकालना होता है, रिएक्टेंट के मास में से ही प्रोडक्ट का मास माइनस करना है। क्यू वैल्यू होती है मास डिफेक्ट, ये जो भी आया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर क्यू वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती है, याद रखिएगा ये न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिस्ट्री वाला नहीं चलता, डेल्टा एच वाला। क्यू अगर पॉजिटिव आती है तो एक्सोथर्मिक, और अगर क्यू नेगेटिव आती है तो एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक वाला स्पॉन्टेनियस होता है, एंडोथर्मिक वाला स्पॉन्टेनियस नहीं होता है। सिंपल है बच्चों, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का मास माइनस करिए, अगर डेल्टा एम ही नेगेटिव आ जाता है तो एंडोथर्मिक होगा, अगर डेल्टा एम पॉजिटिव आ जाता है तो एक्सोथर्मिक होगा। इंडीड, आई होप आप समझ गए, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 लपेट लीजिए। कह रहे हैं कि अगर माना जाए कि 56-26 आयरन का भी
टोटे टोटे हो रहे हैं, मतलब वो भी, उसका भी न्यूक्लियर फिजन हो रहा है। वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ में देखा जाए तो आयरन मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। तो हर कोई दुनिया में स्टेबिलिटी की ओर भाग रहा है। मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेबिलिटी के लिए, आप पढ़ रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए, तो जीवन में हर कोई स्टेबिलिटी के लिए अगर भाग रहा है बच्चों, तो आयरन जब मोस्ट स्टेबल है तो फिर वो और क्यों कुछ भी करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे केस में मास डिफेक्ट निकालेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, है ना। आप मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, तो 55.93494 करेंगे माइनस 2 टाइम्स, क्या रहेगा 27.98191। आप जब निकालेंगे ना तो मास डिफेक्ट नेगेटिव आ जाएगा, तो इंडिकेट करेगा कि ये एंडोथर्मिक या नॉन स्पॉन्टेनियस। और वैसे भी कोई स्टेबल चीज़ लेस स्टेबल चीज़ में क्यों ही टूटेगी। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है। द फिजन प्रॉपर्टीज ऑफ 239-94 यूरेनियम आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ 92 यूरेनियम। द एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक प्लूटोनियम के एटम से 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज इफ ऑल द एटम्स इन 1 kg ऑफ प्लूटोनियम अंडरगो फिजन। तो सुनिए, 239 प्लूटोनियम का मतलब उसका मास है 239 AMU, 239 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -27। इतने मास से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 1 kg से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यूनिटरी मेथड से निकाल लीजिएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। आसान सवाल था। ये जो 239 AMU है ना मास, तो AMU को kg में चेंज किया, इतने मास से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इतने से कितनी होगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड। आइए क्वेश्चन नंबर 7, वंडरफुल सवाल है ये अगर आ गया आपको, इसको लगा डाला तो लाइव झंगा लाला, इससे अच्छा कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल है मार्केट का, न्यूक्लियर फिजन का। ठीक है, फिजन रिएक्टर और सच्ची घटना पे आधारित भी है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर की वो कैलकुलेशन करते होंगे कितने सालों तक बिजली का काम हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सुनिए, एक 1000 मेगावाट का फिजन रिएक्टर है, अपना आधा फ्यूल 5 सालों में कंज्यूम करता है। तो हाउ मच यूरेनियम 235-92 डज इट कंटेन इनिशियली, उसके अंदर पहले कितना यूरेनियम था। एज्यूम करिए कि रिएक्शन 80% टाइम तक ही यूज़ हो रहा है और सारी एनर्जी जो है वो 235-92 यूरेनियम के फिजन से आ रही है। ये क्वेश्चन आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट न्यूक्लियाई के क्लियर कर देता है। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी न्यूमेरिकल के साथ आपको कैसे खेलना है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का न्यूक्लियाई का मोस्ट ब्यूटीफुल सवाल है। आइए देखिए, तो स्टेप 1 के अंदर हमें ये पता होना चाहिए, स्टेप 1 के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि यूरेनियम के फिजन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में तो टेबल दे रखी होती है, वहाँ लिखा होता है, बट अगर नीट में ये क्वेश्चन आता है तो इसमें मेंशन्ड होगा कि एज्यूम करिए कि एक 235-92 यूरेनियम के एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। इट वुड बी द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने लिया 235-92 यूरेनियम और इससे एक न्यूट्रॉन को बोम्बार्ड कराया और बनेगा आपका 141-56 बेरियम, साथ में बनेगा 92-36 क्रिप्टन, साथ में 3 और न्यूट्रॉन और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। ओके, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, अब स्टेप 2 देखिए, एक एटम से, एक न्यूक्लियस से, एक ही बात है ना। अब 1000 मेगावाट का फिजन रिएक्टर 5 सालों में अपना आधा फ्यूल कंज्यूम करता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस कितनी हो रही है उसने, पावर इंटू टाइम, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। पावर है 1000 मेगावाट, 1000 इंटू 10 की पावर 6, इतनी पावर। टाइम कितना है, 5 साल। 5 साल 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड, लेकिन वो 80% टाइम ही यूज़ हो रहा है, तो आप 80% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफेक्टिवली 4 साल ही चला। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो इतनी एनर्जी 5 सालों में प्रोड्यूस करी उसने, और 5 सालों के अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए वो आधा फ्यूल कंज्यूम कर गया। ठीक है, तो उसमें टोटल कितना फ्यूल था। तो अब इसमें हम निकालेंगे कि फ्यूल कंज्यूम्ड कितना है। अब हम निकालेंगे फ्यूल कंज्यूम्ड कितना है, कंज्यूम्ड इन 5 ईयर्स। फ्यूल प्रेजेंट जो होगा वो डबल होगा, क्योंकि उन्होंने बोला आधा फ्यूल कंज्यूम हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ यूनिटरी मेथड देखिए, यूरेनियम का अमाउंट और एनर्जी। तो सुनिए, 235 AMU यूरेनियम यानी 235 इंटू 1.6 10 to the power -27 kg से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 200 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल एनर्जी रिलीज हुई। x kg यूरेनियम से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। 10⁻9 इंटू 5 साल 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड इंटू 80। ठीक है, अब यहाँ से x आ जाएगा। x होगा कितना यूरेनियम कंज्यूम हो गया 5 सालों में। इन्होंने पूछा क्या है, हाउ मच यूरेनियम डिड इट कंटेन इनिशियली। तो ये कुछ 1500 किलो के आसपास आता है, 1570 किलो के आसपास, मुझे जो धुंधला आंसर याद है। स्टेप 4 में आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ यूरेनियम, क्योंकि आधा ही कंज्यूम हुआ है। अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट इनिशियली था इसका डबल, वो तो होगा ही डबल। प्रेजेंट इनिशियली जो है वो एक्चुअली में 2x होगा, इसका दुगना होगा बच्चों। ठीक है, अमाउंट ऑफ यूरेनियम इनिशियली जो प्रेजेंट था वो इसका दुगना होगा, क्योंकि इतना कंज्यूम हुआ है 5 सालों में। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कर लीजिएगा, शायद ये 1538 टाइप आएगा, 1538 kg के आसपास आता है आंसर। ठीक है, तो वो 3076 के आसपास आ जाएगा आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाल को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, आपको पता होना चाहिए। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर एनर्जी, फिर यूनिटरी मेथड, तो महंगा क्वेश्चन है। इसको छोटा करके पूछ सकते हो न्यूमेरिकल डेटा को, उसमें क्या है। चलिए अगला सवाल, ये भी सच्ची घटना पे आधारित है। आप जानते हैं कि इतना कलेश है बिजली का, जैसे हमारे घर में भी कई बार क्या होता है कि रिकॉर्ड करने बैठा लाइट चली गई। अब ऐसा नहीं है कि इन्वर्टर नहीं है, बट इतना बड़ा बोर्ड, एक कैमरा, 6 ऊपर लाइटें चला रहे हैं आप, ठीक है, तो बंद करना पड़ता है थोड़ी देर बाद रिकॉर्डिंग को। एसी चल नहीं रहा, कोई फ़ैन होता नहीं है स्टूडियो में, तो प्रॉब्लम है कि बिजली आपको पता ही है अपने देश में इस समय एसी की वजह से इतनी ज़्यादा कंजप्शन है। शायद वर्ल्ड की सारी हॉटेस्ट सिटीज़ हमारे देश में है, तो ब्लेस्ड हैं मतलब हम लोग इस मामले में बहुत तगड़ी तरीके से। आप बाहर निकलिए और आपको महसूस होगा कि चिकन को कैसा महसूस होता होगा बनने में, है ना, जो माइक्रोवेव वगैरह में रखते हैं। तो एनीवेज, तो ये एनर्जी क्राइसिस है ना, जो ये एनर्जी क्राइसिस ही है। और क्या है कि भाई बिजली महंगी होती जा रही है, या फिर अगर तेल महंगा आ रहा है, पेट्रोल महंगा आ रहा है, कोयला महंगा आ रहा है, तो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे ना आपको एनर्जी की क्राइसिस को पूरा करने के लिए। तो यूरेनियम महंगा है, यूरेनियम की सप्लाई कम है, तो एक्चुअली में फ्यूजन जो है, फिजन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन का इस्तेमाल होता है। यूरेनियम के टोटे टोटे होते हैं ना, बेरियम, क्रिप्टन, उसमें है ना। बट अगर फ्यूजन हो पाए रूम टेम्परेचर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, हाई टेम्परेचर पे होता है फ्यूजन, 2 न्यूक्लियस को पास लाके मिलाना है, तो अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रूम टेम्परेचर पे हो जाए पॉसिबल, तो दुनिया का एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा बालकों। तो एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी ने दे रखा है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है 100 वॉट का, हम 2 kg फ्यूजन करना है ड्यूटेरियम से, उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है, अगर हम उससे इलेक्ट्रिक लैंप जलाते हैं तो बताओ कितनी देर तक वो लैंप जल जाएगा। तो इसका आंसर लगभग आएगा 50,000 साल। 50,000 साल तक ये लैंप चलता रहेगा, सिर्फ 2 kg ड्यूटेरियम से रिलीज होने वाली एनर्जी को अगर बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाए तो। सोच के देखिए 50,000 साल भाई साहब। तो वही खेलना वही है हमें। तो 2 ड्यूटेरियम के एटम, बेसिकली 4 AMU मतलब 1.67 10⁻⁻27 से कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 3.27, 1.6 10⁻⁻13 जूल। अब आपके पास है 2 kg ड्यूटेरियम से आप कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से E निकाल लीजिए आप, ठीक है। फिर एनर्जी को आप पावर इंटू टाइम लिख दीजिएगा। 100 वॉट का लैंप है, पावर 100 वॉट है, इंटू टाइम, ये टाइम सेकेंड्स में आएगा। जो ये टाइम सेकेंड्स में आएगा उसको ईयर्स में बदलेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली टाइम 49,000 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। मैंने जस्ट आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। टाइम अप्रॉक्सीमेटली 49,000 ईयर्स आ जाएगा। इसका मतलब दुनिया का एनर्जी क्राइसिस ही खत्म हो जाएगा अगर कोल्ड फ्यूजन पॉसिबल हो जाता है तो, ठीक है बालकों। अब अगला चैप्टर आ जाता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 और एक 11 क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए सेमीकंडक्टर लपेटते हैं बाल को। तो सेमीकंडक्टर में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, ये एमसीक्यू ही है। इन एन एन टाइप सिलिकॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जो है वो होती है, या फिर होल्स माइनॉरिटी में है और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोपेंट्स होते हैं। बिल्कुल सही, एन टाइप सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में। बात खत्म हो गई। चलिए आसान सवाल, अगला सवाल देखिए आप। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड बिकॉज होल कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, they move across the junction by potential difference,
होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर देन कंपेयर टू एन रीजन, मेरे को तो ऑल ऑफ दी अबव ही लग रहा है, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव ही ठीक है इसमें तो, ठीक है ना, तो मोर और लेस बात तो सेम ही है। अगला सवाल, द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब है 2 × 10 to 5 × 10 to the power 28, दिस इज डोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने साइमल्टेनियस डोपिंग करी है, साइमल्टेनियस डोपिंग करी है 5 × 10 to the power 22 एटम्स ऑफ आर्सेनिक, तो डोनर इंप्योरिटी डाली है आपने 5 × 10 की पावर 22 और एक्सेप्टर इंप्योरिटी डाली है आपने ग्रुप 13 वाली 5 × 10 की पावर 20 इंडियम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, तो डोनर इंप्योरिटी ज़्यादा है तो डोनर की इंप्योरिटी में से एक्सेप्टर इंप्योरिटी माइनस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी, तो 5 × 10 की पावर 22 में से 5 × 10 की पावर 20 माइनस करिए तो ये आएगा 5 × 10 की पावर 20 और ये आ जाएगा 100 - 1 इंडीड, तो 99 × 5 × 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बस Ni दे रखा है, एन टाइप है पी टाइप, जाहिर सी बात है एन टाइप है क्योंकि आपने ग्रुप 15 एलिमेंट ज़्यादा डाला है, ग्रुप 13 एलिमेंट कम डाला है, ठीक है। और आप जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि Ni का स्क्वायर आपका Ne × NH के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा 1.5 10 की पावर 16 का स्क्वायर, Ne कितना है आपका 99 × 5 × 10 की पावर 20 और इनटू में ये होल्स आ जाएंगे, तो होल्स की संख्या कम आएगी इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई, कह रहे हैं विच यू आर गिवन विद 2 सर्किट शो दैट द सर्किट एक्ट एज OR गेट वाइल द सर्किट बी एक्ट्स एज AND गेट, तो इसमें क्या है OR गेट, यू आर गिवन 2 सर्किट्स, और नहीं होगा यार, ये तो नॉर है ना, A और B, A + B और ये A + B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये तो नॉर गेट है बच्चों ना, और नहीं है ये वाला, दूसरा वाला एंड गेट है, देख लेते हैं, ये A कॉम्प्लीमेंट, ये B कॉम्प्लीमेंट, दोनों ऐड कर दीजिए, A कॉम्प्लीमेंट + B कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आएगा, ये तो सिंपली ऐड ही किया है ना हमने, ठीक है, तो ये हो जाएगा A.B पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये आ गया आपका NAND गेट, ठीक है, ये कुछ प्रिंटिंग एरर हो गया होगा, टाइपिंग एरर हो गया होगा उससे, टाइपिस्ट से, तो ये नॉर गेट की तरह एक्ट करेगा, और के आगे नॉट लगाओगे तो नॉर हो जाएगा, और ये A का A कॉम्प्लीमेंट, B का B कॉम्प्लीमेंट, फिर A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ से A.B का कॉम्प्लीमेंट, तो ये NAND गेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना बच्चों, आई होप आप समझ गए। चलिए अगला सवाल क्या है, राइट द ट्रूथ टेबल फॉर NAND गेट कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, इसमें क्या है, आप A देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, NAND गेट क्या करेगा, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो A का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो अगर आपने A दिया तो उसका आउटपुट A कॉम्प्लीमेंट होता है, बात खत्म होगी, 1 का 0 होगा, 0 का 1 होगा, इंडीड, ठीक बात है। अगला सवाल देखिए, इतनी जल्दी हम 4th 5th पे आ गए, अच्छा हाँ MCQ थे ना 2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, इनकी ट्रूथ टेबल लिखनी है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये A का NAND गेट, ये नॉर गेट भी नॉट की तरह बिहेव करेगा, A का A कॉम्प्लीमेंट, 1 का 0, 0 का 1, खत्म बात हो गई। यहाँ देखिए अब आप, यहाँ क्या है, ये A है, A का कॉम्प्लीमेंट, B का B कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या करेंगे आप, A कॉम्प्लीमेंट + B कॉम्प्लीमेंट फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट, यही तो नॉर गेट में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट + B कॉम्प्लीमेंट फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट ना, ठीक है, तो ब्रेक दी लाइन, यही करते हैं ना, ब्रेक दी लाइन और चेंज दी साइन, तो ये आपका A.B हो जाएगा, तो ये बेसिकली एंड गेट की तरह बिहेव करेगा बच्चों, है ना, ब्रेक दी लाइन चेंज दी साइन, जिसको आप डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, ठीक है, परफेक्ट है। आइए अगला सवाल देखते हैं बाल को, ये सवाल क्या है, ये भी आसान है, तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये वाला देख लीजिए, ये भी कुछ नहीं है, ये देख लीजिए, ये A है, ये B है, ये A.B का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये एंड गेट बन जाएगा, चलिए डन हो गया, ये A है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये B है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन में मज़ा नहीं आ रहा ना, तो आप या तो JEE सेलेक्टेड PYQs की सीरीज़ में जा कर के देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर
सेमीकंडक्टर्स के क्वेश्चंस डालें, उसमें 10 से 15 लॉजिक गेट्स के सुपर से भी ऊपर ब्यूटीफुल सवाल मिल जाएंगे। या फिर आप टॉप 400 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट में जाके एक टॉपिक उठा सकते हैं, लॉजिक गेट्स टॉपिक नंबर 3 या 4 होगा, वो 4 या 5 होगा, तो वहाँ पर उठा के लॉजिक गेट्स का टॉपिक लपेट सकते हैं। आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लॉजिक गेट्स के ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेव फॉर्म वाले, कन्वर्जन वाले, एलईडी जलने वाले, सारे क्वेश्चन कवर्ड है वहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, तो ये और गेट की तरह बिहेव करेगा। आसान है यार, चलिए कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। आगे जाके एक बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये रहा थोड़ा बेटर क्वेश्चन। आइए बच्चों, तो ये क्या है आपका, वी आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स पी जंक्शन डायोड के दे रखें। रेजिस्टेंस बताना है जब डायोड करंट 15 मिली एम्पियर है, तो डायोड करंट 15 मिली एम्पियर है जब, तो आपको उस समय पर रेजिस्टेंस बताना है। तो ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है ना। डेल्टा वी क्या है आपका 0.8 और ये आपका 0.7, तो 0.8 माइनस 0.7 और डेल्टा आई ले लो आप 20 माइनस 10, ठीक है। ये तो 20, एक पॉइंट आगे वाला एक पॉइंट पीछे वाले का डेटा ले लिया, 20 माइनस 10 मिली एम्पियर, ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद है जब डायोड की वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट है तो उस समय पर रेजिस्टेंस कितना है, तो माइनस 10 वोल्ट पे करंट -1 माइक्रो एम्पियर है। तो बी पार्ट है रेजिस्टेंस जब डायोड पे वोल्टेज माइनस 10 वोल्ट है तब करंट -1 माइक्रो एम्पियर है, तो वोल्टेज अपॉन करंट, तो वोल्टेज कितनी है -10 वोल्ट, करंट कितना है -1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया आपका 10 की पावर 7 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 7 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन टू बी मोर बट रिवर्स बायस में करंट कम होता है, तो फिर फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों इस्तेमाल करते हैं। भाई फॉरवर्ड बायस में करंट बहुत बेरहमी से ज़्यादा होता है और रिवर्स बायस में करंट बहुत कम होता है, तो आप फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉरवर्ड बायस में करिए बैटरी भी कम लगेगी, करंट भी ज़्यादा आएगा, तो क्यों करते हैं वो ये पूछ रहे हैं। तो रीज़न समझिए। एक्चुअली में फोटो डायोड से आपको कोई करंट वरंट नहीं बताना, आपको वहाँ से तो करंट डिटेक्ट करना है, ठीक है। आपको डिटेक्ट करना है कि कोई सर्किट में करंट चेंज आया नहीं आया, तो आपने फोटो डायोड को रिवर्स बायस में क्यों यूज़ करते हैं इस बात को समझिए, ठीक है। इस पर जब लाइट फॉल करती है तो सर्किट में अगर हमने एमीटर लगा रखा है उसकी करंट का चेंज आए तो हमें इससे पता लग जाता है कि कोई लाइट फॉल करी है, रेडिएशन डिटेक्ट हो जाता है, यही तो होता है, ठीक बात है। अब मान लीजिए कि हम फॉरवर्ड बायस में यूज़, ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी में और होल्स 10 हैं। अब मान लीजिए लाइट की वजह से, ड्यू टू लाइट 2 इलेक्ट्रॉन और 2 होल प्रोड्यूस हो गए एक्स्ट्रा, तो अगर आप फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे तो फॉरवर्ड बायस में जो करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आएगा करंट में, 2 नए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए लाइट फॉल करने से, 1000 इलेक्ट्रॉन पहले से तो 2/1000 का फर्क आएगा फॉरवर्ड बायस में अगर आप इस्तेमाल करेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स के अंदर। लेकिन अगर आप रिवर्स बायस में यूज़ करेंगे जहाँ पर करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, तो वहाँ पहले 10 होल थे, अभी 2 होल और आ गए, तो इसमें चेंज बहुत ज़्यादा आएगा। तो क्योंकि फिर से सुन लीजिए, अगर आपने फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायस में इस्तेमाल किया, तो होता ये है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है और लाइट के फॉल करने की वजह से मेजॉरिटी कैरियर्स में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो क्योंकि चेंज बहुत छोटा होगा उसे मेजर करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस में हम यूज़ करेंगे फोटो डायोड को, तो करंट वहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होगा और माइनॉरिटी कैरियर्स में फ्रैक्शनल चेंज को लाइट के फॉल करने की वजह से जो नए माइनॉरिटी कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे उनका चेंज ज़्यादा आएगा, उसे मेजर करना आसान होगा। सिंपल शब्दों में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज लार्ज एंड ईजिली मेजरेबल, इसलिए हम फोटो डायोड्स को रिवर्स बायस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज लार्ज एंड ईजिली मेजरेबल, इसलिए हम फोटो डायोड्स को रिवर्स बायस कंडीशन में ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आइए अब ये देख लीजिए आप, वाई सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड आर प्रेफर्ड मटेरियल्स फॉर सोलर सेल। तो सुन लीजिए, सोलर सेल्स में क्या होता है, मेरी बात सुन लीजिए। सोलर इरेडियंस स्पेक्ट्रम बनाए ना अगर हम, मतलब इंटेंसिटी कितनी है और एनर्जी कितनी है, ये नेचर का है ग्राफ, है ना। नेचर में कितने फोटॉन्स कितनी एनर्जी के आते हैं, तो ये सोलर इरेडियंस स्पेक्ट्रम है। सोलर इरेडियंस स्पेक्ट्रम
ज़्यादातर फोटॉन्स जो है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी वाले ही होते हैं। तो ऐसे मटेरियल जिनका बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है वो ज़्यादा अच्छी सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फोटॉन उसी एनर्जी के आते हैं। अब इसमें जो सिलिकॉन है उसका एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और गैलियम आर्सेनाइड का 1.43 है। तो उसमें से भी सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड में से गैलियम आर्सेनाइड को प्रेफर किया जाता है क्योंकि उसका बेटर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है। तो मटेरियल जिनका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है वो बेटर सोलर कन्वर्जन एफिशिएंसी देते हैं। इसलिए ऐसे मटेरियल जिनका एनर्जी गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है उन्हीं को हम सोलर सेल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड, और उनमें से भी गैलियम आर्सेनाइड बेटर है, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़िया होता है। ठीक है बालकों, थैंक यू सो मच बालकों, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हमने 2 NCERT क्लास 11th की पार्ट 1 पार्ट 2 लाइव कवर किया और NCERT 12th क्लास की पार्ट 1 और पार्ट 2 को रिकॉर्डेड कवर किया। रिकॉर्डेड कवर करने का फ़ायदा ये हुआ कि वीडियो 2 घंटे की बनी। NCERT पार्ट 1 की वीडियो कुछ 2 घंटे 10 मिनट या 18 मिनट की बनी है और ये वाली पार्ट 2 की वीडियो 2 घंटे से भी कम बनी है। तो मैं चाहता था कि कम से कम टाइम में आप बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लपेट लें, और अगर धुरंधर बच्चे जो होंगे वो इसको भी 2x पे देख लेंगे तो 1 घंटे में एक NCERT निपट जाएगी, आपके सर का बोझ खत्म हो जाएगा। और मेरी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब एग्ज़ाम को अच्छे से दें और एग्ज़ाम में सफल हों और बढ़िया डॉक्टर बने। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करिएगा। अंत में मैंने आपको बोला है क्योंकि आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।